उसका जो लास्ट टॉपिक था हमारा एनपीवी का या आईआरआर का। जी आज जो हम डिस्कस करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे आपका जो लास्ट ईयर का आया था। तो वैसा ही एक क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा भी, और एक क्वेश्चन जो है आपका लास्ट ईयर का डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है लिवरेज। तो थोड़ा सा है ना, लास्ट क्लास में जिन्होंने संडे को अटेंड की थी मेरी क्लास, तो संडे को मैंने थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दिया था क्लास में कि उस टॉपिक को किस तरीके से करना। बहुत ही इजी टॉपिक है, अगर आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आज ही खत्म कर देंगे उसको, मतलब नेक्स्ट क्लास की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास लिमिटेड क्लासेज हैं, 30 क्लासेज हैं। मेरे ख्याल से 7-8 क्लासेज हो चुके हैं, 1-2 क्लास आज हो जाएंगी। उसके बाद अपने को सिलेबस जो है थ्योरी भी देखना है, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है, डाउट सेशन भी इसी में लेने हैं, और फिर भी एक्स्ट्रा टाइम बच गया तो आखिरी में देख लेंगे। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करा दूं आज लिवरेज। यस यस सर। गुड। ओके, एक तो Yes, sir. आप सब है ना, आप हाँ अपने फोन को म्यूट रखना भाई, स्पीकर सभी का ऑफ होना चाहिए, किसी की भी आवाज ना आए थोड़ा सा, क्योंकि बाकी सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। और मैं तो बिल्कुल, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही बना देता हूँ रफली कोई भी, और वो क्वेश्चन दिमाग में घूम रहा होता है, फिर वो आउट ऑफ माइंड हो जाएगा ना, तो फिर समझ नहीं आएगा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। इसका थोड़ा टेक्निकल तो हमेशा ही प्रॉब्लम, आप लोगों ने संडे को भी मुझे कुछ नहीं समझाया ये क्लास के रिगार्डिंग कि सर मीटिंग में आप किस तरीके से इसको अटेंड करें। अब की बार थोड़ा सा है ना, आप मुझे गाइड करें आप नेक्स्ट क्लास में। ओके, देखिए जो हम लोग लिवरेज का चैप्टर पढ़ेंगे ना आज, तो लिवरेज का बेसिकली फंडा क्या होता है थोड़ा सा पहले मैं बता देता हूं आपको। लिवरेज में जनरली क्या होता है कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने देखा होगा, या कैपिटल स्ट्रक्चर वर्ड सुना होगा आपने। देखिए किसी भी बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सुन लेना, उसके बाद फिर आगे हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका एक। देखिए अभी मैं वीडियो ऑफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं 2 मिनट के लिए, अभी सुनेंगे सिर्फ। तो देखिए हमारे पास क्या है, जब भी किसी बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं तो हम 3 डिसीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कि बिजनेस को चलाने के लिए फाइनेंस कहाँ से आएगा आपके पास। तो फाइनेंस कहाँ से आएगा, तो मैंने कहा था ना, फाइनेंस का अरेंजमेंट तो हम कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था। दूसरा डिसीजन होता है कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ करेंगे। तो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, उसके 2 मैंने आपको टाइप्स बताए थे। पहला कहा था लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टमेंट करना है, दूसरा शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो हमने लास्ट क्लास में, उससे लास्ट क्लास में जो किया था, जिसको हम कैपिटल बस्टिंग बोलते हैं, जिसके क्वेश्चन हमने किए हैं, एनपीवी, पे बैक, आईआरआर, पीआई, ये सब उसी के क्वेश्चन थे। तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन तो आपको आ गया होगा, ठीक है, 70-80% तो आ ही गया होगा, 20% डाउट्स हैं वो चलते रहेंगे हमारे। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन जो इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको क्लियर हो गई, बट शॉर्ट टर्म डिसीजन जो है वर्किंग कैपिटल, वो हम आगे लेंगे। उसमें से थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट फिर भी मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और थ्योरी दोनों डिस्कस करेंगे हम उसमें। तो ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट की, कि हम पैसा आ तो जाएगा, लगाएंगे कहाँ। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे, पैसा आ भी जाएगा और उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जब भी किसी कंपनी की बात आती है, तो सबसे पहले कंपनी जो है फाइनेंस कहाँ से कलेक्ट करती है, पैसा कहाँ से आता है उसके पास। तो सबसे पहली नेचुरल सी बात है, चाहे आप छोटे बिजनेस की बात करें या बड़े बिजनेस की बात करें, किसी फर्म की बात करें, किसी कंपनी की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेड, किसी भी बिजनेस की बात करें, तो सबसे पहले बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है ऑनर। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो कंपनी के जो ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि शेयर परचेज करते हैं। तो इसका मतलब शेयर भी 2 तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स और दूसरा होता है प्रेफरेंस। ये पीछे से बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही, प्लीज स्पीकर को ऑफ कर लो प्लीज। देखिए नहीं पता किसकी आवाज आ रही है, ये प्लीज स्पीकर को ऑफ कर लीजिए। देखिए इस केस में हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है आपका, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का मतलब कौन सा फंड्स होता है, जो ऑनर पैसा सर इन्वेस्ट आपकी करते हैं आवाज बिजनेस ब्रेक में। हो रही है बहुत। अभी बिल्कुल ब्रेक हो रही हेलो। है, अभी आ नहीं रही है सर, आवाज, ठीक है, ठीक आ रही है। ठीक है सर। ठीक है, ओके थैंक यू। देखिए अभी उसमें क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला किसका नाम आता है, हमेशा इक्विटी शेयर्स का नाम आता है। इक्विटी शेयर्स होल्डर होते हैं कंपनी के ऑनर, ऑनर ऑफ द कंपनी। तो वो क्या करते हैं, जो भी कोई भी पर्सन एक्सक्यूज मी सर, शो हो रहा है, यशिता प्लीज सर आप कोई इस बारे यशिता है में सर, उसका माइक ऑन है सर। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। देखिए क्लास डिस्टर्ब हो रही बेटा हमारी।
क्लास हो रही है हमारी। जसिका, मुझे लगता है फोन साइड में रख के उन्होंने क्लास अटेंड की है और फोन रख के साइड में शायद चले गए हैं, मुझे लग रहा है। जसिका बेटे, आपको आवाज आ रही है? जसिका, आर यू देयर? आप अपने एंड से कर दीजिए सर। सर सो गई है सर कैसे ये। कह रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे सिखाना चाहिए सब चीजें, ये म्यूट कैसे करना होता है यार इसको। हाँ से करते हैं बेटा, मुझे तो पता है। सर पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आप देख लीजिए इनका नाम, वहाँ पे जो है वो डॉट आई थिंक बनाएगा, वहाँ पे क्लिक करके वो म्यूट का ऑप्शन आ जाएगा। पीपल या पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में होगा ना। चलो आप आराम से फिर। ठीक है, मैं एक बार देख रहा हूँ। जी जी सर। अभी हो गया मुझे लगता है ना। हाँ जी जी कंटिन्यू। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। देखिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इस केस में क्या है बेटे, देखो जो कंपनी के फाइनेंस होते हैं उसमें सबसे पहला जो फाइनेंस का अवेलेबल होता है सोर्सेज हमारे पास होता है इक्विटी शेयर, यानी कि ऑनर ऑफ द कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं वो ऑनर हो गए। तो सबसे पहला सोर्सेज, उसको कभी कंपनी ने पैसा रिटर्न नहीं करना होता है। एक केस होता है बाई बैक शेयर, वो कभी फिर डिस्कस करेंगे, हमें यहाँ जरूरत नहीं है। तो कंपनी के अंदर जो इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लग गया वो लग गया, कंपनी ने वो पैसे कभी रिटर्न नहीं करना है। बट दूसरे आते हैं हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स, जिनका पैसा एक लिमिटेड टाइम के बाद कंपनी को रिटर्न करना होता है, रिडीम करना होता है, वापस देना होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं लॉन्ग टर्म डेट्स, जिसमें मोस्ट पॉपुलरली है हमारे पास कौन से क्या बोलेंगे इसको, डिबेंचर्स बोल सकते हैं या लॉन्ग टर्म बैंक्स बोल सकते हैं, लोन बोल सकते हैं इसमें हम। तो ये सब चीजें होती हैं हमारे पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपनी के जो रिटेन्ड अर्निंग है, जो बच गया प्रॉफिट, जो डिविडेंड के रूप में हमने नहीं बांटा है, तो वो हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, ये चारों को अगर मैं मिला लेता हूँ, इन चारों को अगर मैं मिला लेता हूं तो इसको कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, मैं वैसे कॉपी में भी आज नोट करूंगा। तो ये जब कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो वहां पे बहुत काम आएगा आपका। तो मैं हर चैप्टर के साथ कुछ ना कुछ नेक्स्ट चैप्टर का बता ही देता हूँ बीच में, वो काम रिलेटेड भी है। इसके बाद हमारे पास क्या है, अगर मैं इसमें करंट लायबिलिटी को और ऐड कर दूं, ये जो मैंने 4 सोर्सेज बताए हैं कंपनी के, इसके साथ करंट लायबिलिटी को और ऐड कर दूं, तो हमारे पास इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो इन सभी को ऐड करने के बाद आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं यहाँ पर। मान लीजिए किसी कंपनी में प्रॉफिट हुए, तो कंपनी उस प्रॉफिट का क्या करेगी, सारे एक्सपेंसेस मैं जनरली ये मान के चल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने लेस कर दिए, उसके बाद जो है कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच जाते हैं, तो कंपनी उसका क्या करती है, टैक्स वैक्स देने के बाद क्या करती है। तो कंपनी क्या करती है, बचे हुए प्रॉफिट्स के 2 हिस्से बनाती है, 2 पार्ट्स। कुछ पार्ट जो है डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, और कुछ पार्ट को बचा के रख लेती है, जिसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज क्वेश्चन में देखना है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था, आज हम एक क्वेश्चन लेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, और आपके लास्ट ईयर के पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन आया था, तो उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। सबसे लास्ट में आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप ले सकते हैं, बीच में थोड़ा सा ध्यान रखें कि कोशिश करें, क्योंकि मैंने बताया ना मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन मैं खुद जनरेट करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान रखना है, बीच में क्वेश्चन ना पूछें आप, या क्वेश्चन बनने के बाद आंसर जब करा रहा हूँ तब आप कुछ भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन मैं अभी लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा ध्यान रखें आप सभी, ठीक है। तो प्लीज अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन है, सपोज कीजिए हम लेते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट्स ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, अब ये यूनिट होगी मान लीजिए हमारी 1000 यूनिट। ठीक है, 1000। बेटा फोटो क्लियर आ रही है? यस सर, यस सर। ओके गुड। इसके बाद मान पूरी लीजिए शीट शो नहीं हो रही सर। ओके, थोड़ा सा ना ये इशू, क्योंकि एक हाथ में फोन है एक हाथ में, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो ही जाता है, फिर भी कितनी भी कोशिश कर लूं। एक तो ये स्क्रीन बड़ी भी नहीं होती ना, इससे पता भी नहीं चलता कि पूरी स्क्रीन आ रही कि नहीं। सर कोई बात नहीं। टैबलेट नहीं
नंबर, चलो मैं बोलता चलूंगा आपको, है ना, क्वेश्चन वैसे भी क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड है वो 1000 यूनिट में मान के चल रहा हूँ। अब इसके बाद मान लीजिए मैं कहता हूँ जी इसका सेल्स प्राइस होगा, सेल्स प्राइस है आपका मान लीजिए एक यूनिट का ₹10, ठीक है, पर यूनिट। सर आपकी आवाज और वीडियो दोनों कट रही है सर, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। क्लियर आ रही है आपकी क्लियर है आवाज तो। सर, क्लियर है नहीं वो, आई सर, थिंक ठीक है क्लियर है आपकी सामने आवाज, का वीडियो भी क्लियर है। क्लियर है सर। सर, ओके, कंटिन्यू हो सकता है आपकी रेंज की प्रॉब्लम हो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट, यस। ये स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं हो रही है वीडियो की? स्क्रीन सर बड़ी आवाज नहीं हो ब्रेक हो रही है, ब्रेक सर की वीडियो रही ब्रेक स्क्रीन हो को रही ना है सर। अभी आवाज आ रही है क्योंकि मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया, हो सकता है, मैं मानता हूँ मेरी से यहाँ से भी एंड से भी हो सकता है, सर हो ऑल सकता ओके है। सर, कैरी ऑन, सर ऑल क्लियर है ओके। सर, आप कंटिन्यू रखो प्लीज। सर आपकी तरफ से कुछ चलिए नहीं है सर, सबका माइक बंद करके पढ़ाते रहो सर। ठीक है, देखिए वेरिएबल कॉस्ट, देखिए इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट है हमारी @रुपीज मान लेते हैं हम, रुपी यहाँ पे ₹7 पर यूनिट। इसके बाद है फिक्स कॉस्ट, हमें पता है लास्ट क्लास में मैंने आपको कंट्रीब्यूशन का क्वेश्चन भी कराया था। फिक्स कॉस्ट मान लीजिए आपकी 1000 मान लेते हैं, ये कुछ भी हो सकती है, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, स्टाफ की सैलरी हो सकती है, या डेप्रिसिएशन हो सकता है, कुछ भी एक्सेट्रा, जो भी, मतलब ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में दे दिया मान लीजिए फिक्स कॉस्ट या डेप्रिसिएशन के नाम से दे दिया, स्टाफ की सैलरी के नाम से, आप उसको फिक्स कॉस्ट एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद टैक्स की रेट है बेटा, सर आवाज नहीं आ रही आप। 30%, 30% टैक्स की रेट है यहाँ पर। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे, तो ये हमारे पास है 500। आपको कैलकुलेट करना है, जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था उसी के बेस पे ये क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। कैलकुलेट करना है आपको DOL, इसकी फुल फॉर्म होगी डिग्री ऑफ लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज, ध्यान रखना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। उसके बाद दूसरा है हमारे पास DOF, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज। और तीसरा होता है हमारे पास DOC, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। तो ये तीनों की फुल फॉर्म मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों को, डिग्री ऑफ आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज, और तीसरा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, यानी कि इन दोनों का कंबाइंड कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन आया था, मैंने आपका क्वेश्चन देखा था, तो उसमें ये तीन चीजें पूछ रखी थी, बट मैं एक चीज और एक्स्ट्रा बताना चाहता हूँ, हो सकता है इस बार वो पूछी जाए आप लोगों से, ठीक है। तो वो एक चीज और कौन सी है हमारी, वो है अर्निंग पर शेयर, EPS। ये मैं एडिशनल अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इस क्वेश्चन को प्रूव किस तरीके से करेंगे वो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैं क्वेश्चन फिर से रीड कर देता हूं, ध्यान से सुनना सभी ने, अगर नहीं दिख भी रहा हो तो सुन लेना आप ध्यान। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मैं यहाँ एज्यूम कर रहा हूँ 1000। इसके साथ जैसे ही क्वेश्चन पूरा होगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, आपको 10 मिनट का टाइम भी दूंगा, आप लोगों ने सॉल्व भी करना है। ये नंबर ऑफ यूनिट 1000 है। एक यूनिट पर यूनिट सोल्ड जो मैं करता हूँ वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से है, जो सोल्ड करेंगे आप, सेल्स प्राइस की बात कर रहा हूं मैं। वेरिएबल कॉस्ट है ₹7। वेरिएबल कॉस्ट आपको मैंने बताया था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि देखिए, जब किसी प्रोडक्ट को आप बनाते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट वन इज द वेरिएबल एंड सेकंड वन इज द फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तब लगती है, या तब वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड करती है आप जब प्रोडक्ट सेल करते हैं, बनाते हैं, सोल्ड करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, वेरिएबल कॉस्ट 0 रहेगी हमेशा, याद रखना ये बात। बट फिक्स कॉस्ट आप चाहे प्रोडक्ट बनाए या ना बनाए, डजंट मैटर, आपकी फिक्स कॉस्ट लगेगी ही लगेगी, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे मैंने सपोज करो एक फैक्ट्री किराए पे ली, तो मैं प्रोडक्ट बनाऊं ना बनाऊं ये मेरे पे डिपेंड करता है। फैक्ट्री का रेंट तो जाएगा ही जाएगा। मैंने किसी स्टाफ को हायर किया तो स्टाफ की सैलरी तो जाएगी ही जाएगी। मैंने एक मशीन ले ली
मशीन को अगर यूज नहीं करेंगे तो वो वैसे खराब हो जाएगी। वैसे तो पुट टू यूज होता है कि भाई हम मशीन को यूज करें, चलाएं उसको, या फिर उसको नहीं चलाएंगे तो फिर वो पड़ी पड़ी वैसे भी गाड़ी खराब होती है, वैसे मशीन भी खराब होगी। जनरली हम मान के चलते हैं कि उसको यूज ही करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगता है। इस तरीके से वो फिक्स कॉस्ट होती है। इसके बाद जो है वेरिएबल कॉस्ट मैंने एज्यूम की यहाँ पे 7 रुपीज, मतलब कि आप सोल्ड करेंगे 10 रुपए में, बनाएंगे 7 रुपए में, तो 3 रुपए मेरे को प्रॉफिट हो रहा है पर यूनिट। अब इसके बाद फिक्स कॉस्ट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, यहाँ पे 1000 है, सिंपल सा क्वेश्चन लिया जानबूझ के मैंने। फिक्स कॉस्ट है 1000 रुपीज, ठीक है। टैक्स जो रेट रहेगी वो रहेगी आपकी 30% है टैक्स की रेट। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स जो है आपके पास वो है 500। शेयर होल्डर नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है ये 500 शेयर एक ही आदमी ने खरीद रखे हो, या हो सकता है 250 दो लोगों ने खरीद रखे हो सकता है 200 और 100 3 लोगों ने खरीद रखे हो। इस चीज को विशेष ध्यान रखें, नंबर ऑफ शेयर है, ये शेयर होल्डर नहीं है। उसके बाद कैलकुलेट करना है DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, और EPS, अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? यस सर, एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सर। जी सर स्क्रीन फुल नहीं, फुल स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर, इसमें मैं है ना कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जितना मेरी नॉलेज में है और मुझे जितना आता है मैं अपनी तरफ से फुल एफर्ट लगा रहा हूँ। मैं इसलिए मैं क्वेश्चन को क्लियर भी कर रहा हूँ बार बार। सर आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है ना? कर दो, आ जाएगा। ये मैंने मैं सर आप एक बार शेयर कर दीजिए सर। क्वेश्चन सेंड कर दूं मैं आपको? क्वेश्चन सेंड कर दूं? यस सर, ग्रुप में यस सर, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। यस सर, आप एक बार क्वेश्चन सेंड तो कर दीजिए। आप सुनिए, जिस ग्रुप में सेंड करना, क्योंकि मेरे पास 5-6 ग्रुप में ऐड हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है। आप सिर्फ एक बार हेलो सर लिख के भेज दो, उसी ग्रुप में मैं सेंड कर देता हूँ। कोई भी एक स्टूडेंट हेलो सर लिख दो, मैं सर, उसी में सेंड कर देता हूँ, ठीक है? सारे ग्रुप में डाल दो ना। सभी में हो सकता है, Yes, sir, उसमें सभी। मेरी जरूरत ही ना हो। सर टाइम ऐसे तो टेकिंग एक हो जाएगा। क्वेश्चन भी नहीं होगा। पढ़ाई की चीजों को वैसी चीज थोड़ी है, डाल दीजिए आप। ठीक है मैं सर चैट में ही डाल दो। सर आप टीम्स की चैट पे डाल दो तो सभी को मिल जाएगा जो जो क्लास में अभी हैं। और टीचर लोगों के पास एक्सेस नहीं होता चैट का। किसी ने चैट में डाल तो रखा है। नहीं, ये नहीं है वो। देख लो, मैंने डाल दिया चैट में। क्वेश्चन मिल गया सभी को? एक ग्रुप में डाला है। अच्छा, एक ये रिक्वेस्ट है ग्रुप एडमिन से, ये अब एक दो ग्रुप में मैं डाल रहा था, मैंने कहा था ना हो सकता है किसी ग्रुप में मेरी जरूरत ही ना हो, तो मैं भी जैसे बोल रहा था कि उसमें ग्रुप एडमिन ने ना मुझे शायद इस तरीके से एडमिन बना ही नहीं रखा, या मतलब मेरे को क्वेश्चन डालने का तो उसमें राइट ही नहीं दे रखा है, मैं क्वेश्चन कैसे डाल दूं? सर मैंने चैट ठीक में है, डाल दिया, आप कराइए कोई आगे नहीं सर, सर। चैट पे तो आ गया, तो देख लेंगे सब लोग। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम। अब देखिए, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं
सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ यूनिट, ऊपर लिख लेंगे नंबर ऑफ यूनिट कितना है 1000। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे आप सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस है आपका 10 रुपीज। 10 रुपीज मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो आपका टोटल जो अमाउंट आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया आपका 10,000 रुपीज। ये आपका तरीका यही रखना है आप लोगों ने। इसके बाद लेस करेंगे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट है आपका यहाँ पर 7 रुपीज पर यूनिट। मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा 7000। नाउ द डिफरेंस इज 3000 विच इज कंट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में मैंने कहा था कंट्रीब्यूशन, ये आपका आ गया 3000। अब ये 3000 जो है इसमें से लेस करना है आपने, लेस करेंगे आप फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में आपकी हमेशा गिवन होगी 1000 है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। सो इसके बाद अमाउंट आएगी, इसको बोलेंगे हम EBIT विच इज 2000। EBIT के बाद लेस करेंगे हम इसमें से इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन में शायद नहीं लिखा, क्वेश्चन लिखते लिखते बीच में भूल गया हूँ मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इंटरेस्ट एक एडिशनल कर देता हूँ, आप अपने क्वेश्चन में एडिशनल लिख लीजिएगा, लास्ट में क्वेश्चन सेंड भी कर दूंगा मैं आपके पास। मान लीजिए आपके पास मैं कहता हूँ 10% डिवेंचर्स हैं, ठीक है, और वैल्यू है उनकी 2000 रुपीज। ये 2000 है, 2000 करोड़ मान लेना आप लोग, क्योंकि बड़ी अमाउंट मिलेगी, मैं जानबूझ के छोटी करता हूँ हमेशा। तो 2000 का मतलब 10%। हाँ जी प्लीज बोलिए सर। मेरे को जरा ये टर्म क्लियर नहीं है, डिबेंचर, इधर एक्सप्लेन कर दें क्या होते क्या है ये। ओके देखिए सर, मैंने अभी स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं ना जनरली किसी कंपनी में, वो हम 4 सोर्सेज मान के चलते हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर होल्डर, दूसरा होता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और तीसरा होता है लोन, बोरोइंग लोन। ठीक है, ये हमारे पास बोरोइंग लोन का मतलब यहाँ पर हुआ तो और पब्लिक से भी ले सकते हैं लोन हमारे पास। तो ये पब्लिक से का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पब्लिक का लोन होता है हमारा वो तो डिबेंचर मान लेते हैं हम, और जो बैंक से लेते हैं उसको हम बैंक लोन मान लेते हैं। तो पब्लिक से जो लोन लेती है कंपनी उसको हम डिबेंचर्स बोल देते हैं। ठीक है सर, तो इसको पब्लिक मतलब आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगा लिया, इट्स ओके, प्रेफरेंस से मंगा लिया, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट आपको हाँ ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एक बार क्वेश्चन को बीच में रोक के थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी फाइनेंस के हैं तो आपके बहुत काम की चीज है, ध्यान से सुनना सभी इस बात को। देखिए जब आप डिबेंचर्स से पैसा लेते हैं ना तो वो पैसा बहुत बेनिफिशियल माना जाता है, लेकिन किस केस में, क्योंकि आगे चल के थ्योरी में भी बहुत काम आएगा और न्यूमेरिकल में भी चाहिएगा आपको। डिबेंचर किस केस में लेना चाहिए आपको डिबेंचर से पैसे, ये भी कंडीशन आप समझ लो। डिबेंचर का पैसा आपको तब लेना चाहिए जब आपका बिजनेस बूम पे हो, ठीक है, लेकिन अगर आपका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ है या बिल्कुल स्टार्टिंग फेज है आपके बिजनेस का तो आपको डिबेंचर से पैसा नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन मैं बता देता हूँ। देखिए जब हम जानते हैं कि डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो कंपनी के लिए लोन की तरह ट्रीट होते हैं, और लोन के ऊपर हमेशा हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। अगर आप सपोज करो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो आपका बिजनेस बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में है और बिजनेस में प्रॉफिट बड़े कम हो रहे हैं, और अगर आपको डिबेंचर से जो पैसा लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट और पे करना पड़े आपको, मान लीजिए 10% इंटरेस्ट ही देना है, और आपने प्रॉफिट जनरेट किया 12%, 2% में बिजनेस के सारे खर्चे निकालने, 10% उसको देना है, मान लीजिए 5% आपने एक्सपेंसेस निकाल लिए बिजनेस के, आपके पास बचा 7%, 10% इंटरेस्ट देना तो 3% तो पहले ही साल लॉस हो गया आपको। तो मीन्स कि आपको वहां से पैसा नहीं लेना। तो स्टार्टिंग फेज में हमेशा ध्यान रखें आप इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगाएं, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर का कोई भी किसी तरह का बर्डन नहीं होता है हमारे ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनका पैसा हम ले लेते हैं और रिटर्न भी नहीं करना, पहली चीज। दूसरी बात कि जो शेयर होल्डर होते हैं उनके डिविडेंड हम तभी अनाउंस करते हैं जब कंपनी में प्रॉफिट होता है, तो इसीलिए उसके ऊपर कोई फिक्स कॉस्ट नहीं होती है हमारी। तो डिबेंचर्स जो है उसकी फिक्स कॉस्ट होती है। दूसरा बेनिफिट मैं बता देता हूँ डिबेंचर्स का,
ठीक है। डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप इंटरेस्ट पे करो, जो बच जाएगा अमाउंट उस अमाउंट के ऊपर हमें टैक्स पे करो। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका तो देखा जाए तो इंटरेस्ट पे करने के बाद तो हमारा प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो मतलब हमें गवर्नमेंट को टैक्स भी कम पे करना पड़ता। बट ये कंडीशन ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि डिबेंचर तभी इशू करना है जब आपका बिजनेस बूम पे हो। अगर आप डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं, रिसेशन की तरफ अगर बिजनेस चल रहा है या स्टार्टिंग फेज में, तो आप डिबेंचर इशू ना करें। ये कुछ कंडीशंस मैंने बताई, ध्यान रखें। बीच बीच में कुछ और याद आता रहेगा तो बताता भी रहूंगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी ने इक्विटी शेयर होल्डर से तो पैसा लिया, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मैंने शेयर लिखा 500, तो इक्विटी शेयर होल्डर तो इस बिजनेस में है, ठीक है। और डिबेंचर से भी आपने कुछ पैसा लिया है, हो सकता है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी, आपने सोचा चलो डिबेंचर से ले लेते हैं। ये थोड़ा सस्ता भी माना जाता है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो 2000 के डिबेंचर्स आपने लिए हुए हैं, इसका 10% यानी कि 200 आपने इंटरेस्ट पे करना है। ये जो रेट है ना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बोली जाएगी डिबेंचर्स की, ध्यान रखना। ये 10 है तो मतलब इसका 10, 12 है तो इसका 12%। तो ये क्वेश्चन में आप रीड कर लेंगे, आप ये पता होना चाहिए कि ये 10 क्या दिया हुआ है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है डिबेंचर्स की। तो अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, 2000 जो अमाउंट आया है ये आया EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट में लेस कर देता हूँ 10% ऑफ 2000, तो वो कितना था हमारा 200। नाउ द डिफरेंस इज 1800। इसको अब आप क्या बोलेंगे, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। कई जगह हो सकता है इसको PBT बोले, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट मुझे आदत है मैं हमेशा अर्निंग ही बोलता हूँ इसको, ठीक है। तो 1800 जो अमाउंट आ गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसमें से टैक्स, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लेस कर चुके हैं। टैक्स कितना है अब आपका क्वेश्चन में, 30%। किसी में 50, 45 समथिंग देगा, बट पॉपुलर रेट यही 30 हमारे इंडिया में यही चलती है। तो 30% हो गया, तो 1800 रुपए का 30% कितना हो गया, 540। तो 540 होने के बाद, हाँ वेरी गुड, बाकी बचा वो जो अमाउंट आ गया उसको कहेंगे अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? सर एक बार और समझा दीजिए। रिपीट कर देता हूं, देखिए ऊपर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, यहाँ से ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ यूनिट मैंने क्वेश्चन में गिवन है, जो मैंने दिया था 1000 यूनिट आप सोल्ड करते हैं पूरे साल में। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मान के चल रहा हूँ कि जितनी यूनिट्स आप बनाते हैं, प्रोडक्शन होता है, उतनी ही यूनिट आप सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड देयर इज नो क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि लास्ट ईयर का मैंने पेपर देखा था आपका, बहुत इजी सा था, उसमें बल्कि मैंने एक चीज और ऐड की है, 3 ही चीजें पूछी थी, बट मैं आपको थोड़ा सा और ज्यादा कराऊंगा। हो सकता है इस बार थोड़ा और टफ क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, नहीं तो आसानी आएगा। नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो 1000 यूनिट है यहाँ पर आपकी। उसके बाद हम बात करते हैं सेल्स प्राइस। जो भी यूनिट आप मार्केट में सोल्ड करेंगे उसका कोई वैल्यू तो होगी, तो सेल्स प्राइस मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ यहाँ पे 10 रुपीज मान लीजिए क्वेश्चन में। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 10,000 आ गया सेलिंग प्राइस आपका। तो इसके बाद इसमें से सेलिंग प्राइस आ गया तो एक्सपेंसेस भी होंगे। मैंने कहा 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, वेरिएबल और फिक्स। तो सबसे पहले हमेशा लेस करना वेरिएबल, कभी भी फिक्स एक्सपेंसेस पहले लेस नहीं होगा। तो सबसे पहले लेस करना अपने वेरिएबल कॉस्ट। ये क्वेश्चन में गिवन है 7 रुपीज पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट आपकी अगर 1000 थी तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो कितना हुआ 7000। तो 10,000 में 7 लेस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा ये आपका होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप लेना। एक बात Yes, और please. पूछनी है सर। पूछ लीजिए सर एक बार वो बता दीजिए सर, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। देखिए वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन करेंगे तभी लगेगी, और फिक्स कॉस्ट वो होती है प्रोडक्शन करें या ना करें। मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए आपने एक है ना, आप नए घर में गए, कहीं पे भी, गोवा गए आप, ध्यान से सुनना सभी। आप मान लीजिए गोवा गए, ठीक है, तो गोवा आपको कोई नहीं जानता, वहां पे आपने रेंट पे घर लिया, ठीक है, रेंट पे आपने घर लिया, और वहां जाके आपने जो घर लिया, चाहे आप उसमें रहें या ना रहें, हो सकता है 15 दिन आपका गोवा में रहना हो और 15 दिन आपको दिल्ली आना पड़े, तो रेंट तो पूरा महीने का देंगे ना आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। Yes, या sir. ऐसे लगा लेंगे आप, हाँ, तो आपने कोई होटल बुकिंग किया, 2 दिन के लिए कहीं गए आप, 2 दिन के लिए होटल बुकिंग किया और आप जा नहीं पाए, तो आपको किराया तो देना पड़ेगा ना उसका। यस सर। ये हो गई आपकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जब आप घूमने जाएंगे तो वहां जो भी खाएंगे आप, वो खर्चा क्या हो गया आपका वेरिएबल, क्योंकि आप जाएंगे तभी तो खाएंगे, आप नहीं जाएंगे तो नेचुरल सी बात, वहां और अदर एक्सपेंसेस नहीं लगेंगे आपके। तो जो एक्सपेंसेस आपके लगेंगे ही लगेंगे, जिस केस में आप डिनाई नहीं कर सकते वो तो सारे फिक्स कॉस्ट होते हैं। तो ये कंपनी के केस में कौन से एक्सपेंसेस कोई पूछे आपको, तो जैसे फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है, या स्टाफ की सैलरी है,
जो लेबर है उनकी वेजेस है, जो परमानेंट है उनकी बात कर रहा हूँ, टेम्परेरी की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है, या डेप्रिसिएशन है, तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो लगती है, ये फिक्स कॉस्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में मैंने एज्यूम कर ली थी ये 1000 आपकी, 3000 यहाँ आपका डिफरेंस आएगा था कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें से 1000 लेस कर दिया, तो जो डिफरेंस होगा वो होगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका मतलब दो चीजें लेस, इंटरेस्ट और टैक्स। यस सर। सर ये सर फिक्स कंट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या मतलब 1000 है दी इसमें? हुई है, राइट? राइट सर, आप बोलिए। कंट्रीब्यूशन का सर क्या मीनिंग है यहाँ पर? कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर आप ऐसे समझे, एक होता है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैंने सपोज करो कि यानी कि मान लीजिए मैं फ्रूट का बिजनेस करना चाहता हूं, बट मैं दुकान लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पटरी पे लगा के वो फ्रूट है ना सोल्ड करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मेरे को वहां रेंट नहीं देना पड़ा। 10 रुपए का कोई मान लीजिए मैंने फ्रूट खरीदा और 15 में बेच दिया मैंने, तो 5 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो गया। अदर एक्सपेंसेस कोई थे नहीं, तो मेरी जेब में आ गए वो 5 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ ना। बट अगर मान लीजिए मैंने 1 रुपए की दुकान परचेज की कहीं से, तो 5 में से 1 रुपए दुकान का खर्चा भी तो हो गया मेरा पर डे का, 4 रुपए ही तो बचे मेरे को प्रॉफिट। तो मीन्स के एक प्रॉफिट जो होते हैं ना उसको दो कैटेगरी में बांट देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो जिनका कनेक्शन सेल के साथ डायरेक्ट होता है, तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इसका कनेक्शन जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट सेल के साथ होता है। जब सेल होगी तभी ये होते हैं, ध्यान रखना ये। तो इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, लाइक के ग्रॉस प्रॉफिट। और जो एक्सपेंसेस होते हैं जिनका सेल के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, बट सेल करने के लिए वो हमें करने होते हैं, तो उसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। तो वो लेस करने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं EBIT, या आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। क्लियर सर? सर 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 क्वेश्चन ऐसे फर्स्ट सेकंड DOL चैप्टर का है। ये चैप्टर मुझे नहीं पता है, बट जो मैंने आपको सर चैप्टर कैपिटल SLM के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 7 है। ओके नंबर ओके 7 लिवरेज ओके, एंड और EBIT। सर जी, कंट्रीब्यूशन इज अ ग्रॉस प्रॉफिट, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। बिकॉज इसको हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं, सेल्स माइनस COGS। आप ऐसे समझे, हाँ COGS राइट, का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस सेल्स, राइट? या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू अभी सर। क्लियर? क्योंकि देखिए मैंने लास्ट ईयर क्या था कि मैंने अपने तरीके से पढ़ाया आपको सीक्वेंस में, तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि कुछ बच्चे आखिरी तक कहते थे सर लास्ट ईयर का पेपर कराओ, लास्ट ईयर का पेपर कराओ। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले लास्ट ईयर का पेपर के साथ साथ सिलेबस भी होता रहे, बीच में जो चैप्टर बच जाएंगे वो हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कैरी ऑन करें अभी। यस सर सर देखिए, हाँ प्लीज। DOL DOF और DOC का मतलब समझा दीजिए सर एक बार, ऑफलाइन क्लास अटेंड। ओके देखिए, DOL की फुल फॉर्म आप नोट कर लो। DOL का मतलब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। ऑपरेटिंग का मतलब होता है यानी कि जो सेल होगी और जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वेरिएबल उसका कनेक्शन कंट्रीब्यूशन, यानी कि जो इतना पार्ट है, ये इतना पार्ट है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको इसका बाद में है ना एक मेथड भी सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को प्रूव करना हो कि क्वेश्चन कैसे ठीक होता है, क्योंकि लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था सर NPV का क्वेश्चन ठीक है, प्रूव करने का कोई तरीका है? जिसका होगा मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे उसका, बट इसमें थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। तो आइए जरा हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग का मतलब COGS से होता है। डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट जहां पे आ जाता है तो वो फाइनेंसिंग पार्ट बन जाता है, जहां पे शेयर होल्डर आ जाते हैं, जहां पे डिबेंचर्स आ जाते हैं, वो सब फाइनेंस पार्ट माना जाता है। और DOC का मतलब होता है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज, यानी कि इन दोनों को कंबाइंड करके आपका आंसर क्या आना चाहिए। तो लास्ट में मैंने एक पार्ट जानबूझ के अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लिवरेज लिया क्या है। होता है? लिवरेज को एक्सप्लेन करोगे एक बार? लिवरेज का आप ऐसे समझें कि कोई भी बिजनेस जब आप चलाते हैं, मतलब किसी भी काम को स्मूथ करना है, हमें स्मूथ चलाना है बिल्कुल, ठीक है, इजी वे में, और जिससे क्या हो, इसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोल देते हैं। आप ऐसे समझे कि किसी बिजनेस को आप चलाएं अकेले और आपको लग रहा है बिजनेस ठीक चल रहा है, लेकिन मैं और बिजनेस को और चलाना चाहता हूं और आपको लगता है आपके पास फाइनेंस नहीं है, बट कोई दूसरा आदमी पैसे लगाए आपके बिजनेस में और उसके पैसे पे उसको भी खुश कर दें और उसके पैसे पे कुछ ऐसा प्रॉफिट हमें बचे कि जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट बढ़ जाए। आप समझ रहे हैं? तो उसको कहते हैं लिवरेज, यानी कि कंबाइंड करके किसी के प्रॉफिट, मतलब किसी के प्रॉफिट पैसे को, यानी कि आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को बढ़ा के अपने प्रॉफिटों को बढ़ाना।
ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लूंगा, ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में होते हैं, लेकिन आप मुझे चलने देंगे, अब उसके सर, बाद फिर लिवरेज लास्ट के में अंदर पूछेंगे तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। सर लिवरेज के अंदर कौन कौन सा आइटम आ सकता है, जैसे कि इंटरेस्ट या क्रेडिटर या क्या चीज आ सकता है उसके अंदर? नहीं नहीं, क्रेडिटर का यहाँ कुछ नहीं होगा। आप फिर मैं बोल रहा हूँ, देखो आपने यहाँ पे मैंने बोला है आपको, सिर्फ नीचे है ना इक्विटी ईपीएस को अगर मैं नहीं लेता तो आपको शेयर होल्डर की भी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन में। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना जो पार्ट मैंने बोला है इतना पार्ट चाहिए जितना मैंने अभी लिखा हुआ है। अभी आपको क्वेश्चन में मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तो जितना याद आता रहता बोलता रहता हूँ, तो आप लोग सुने उसको और लास्ट में कोशिश करें, नोट कर लें कि जब कुछ पूछना है तो, क्योंकि फिर ऐसे मैं करा नहीं पाऊंगा, रह जाएगा ये क्वेश्चन बीच में, और फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराना है। ठीक है, और वैसे भी इस ओके वीक सर, संडे को कराइए। हमारी क्लास नहीं है। ठीक है, तो प्लीज थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी देर के लिए आप बस सिर्फ सुन लें, फिर क्वेश्चन जितने भी डन। पूछने आप पूछते रहें। ठीक है, ओके। देखिए अब यहाँ तक हम पहुंच गए थे कंट्रीब्यूशन तक। कंट्रीब्यूशन में लेस करना नेक्स्ट स्टेप होता है फिक्स कॉस्ट। उसके बाद जो बचेगा EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, वो जो अमाउंट आएगी उसमें से लेस करना है आपने इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कहाँ से पता चला? मैंने कहा था, मैं भूल गया था क्वेश्चन में, तो मैंने अपनी तरफ से बाद में इसको ऐड किया कि डिबेंचर मान लेते हैं हम 2000 के, तो 2000 के डिबेंचर है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पता चलेगी? डिबेंचर के बिल्कुल आगे लिखी होती है हमेशा, 10% डिबेंचर्स इस तरीके से लिखा होगा और अमाउंट लिखी होगी। ठीक है, तो 2000 का 10% हुआ 200, तो मैंने यहाँ 200 लेस कर दिया। नाउ द डिफरेंस इज द 1800। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी आपने लेस कर दिया यहाँ पर। अब EBT जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 1800, इसमें से अगला स्टेप क्या लेस करना? अब टैक्स, क्योंकि टैक्स भी तो चाहिए हमें लेस करना। तो टैक्स की रेट मैंने ऊपर गिवन है क्वेश्चन में 30% थी, तो 30% इसका निकाला 540, और जो डिफरेंस आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब आपका क्वेश्चन लगभग आपका पूरा हो चुका है। अब आपने अपना यहाँ पर लीवरेज को अटेम्प्ट करना है, तो लीवरेज का क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप देखिए किस तरीके से करना। अब आपने देखिए, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पर आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है कंट्रीब्यूशन, जिसको मैं C लिखूंगा यहाँ पे, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। तो कंट्रीब्यूशन क्या है इस क्वेश्चन में हमें पता है कितना है? देखिए 3000 है, आप यहाँ पे लिख देंगे 3000। ओके, अब उसके बाद EBIT क्वेश्चन में अपने को पता है 2000, ये रहा 2000, तो 2000 में यहाँ लिख दूंगा। तो आपका जो DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज है, वो कितना है? 1.5। ठीक है, मैंने कहा था कि इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे वो भी आप सर वो सीखेंगे साथ दिखाई के नहीं साथ। दे रहा सर, जब हाँ जब क्वेश्चन कर रहे हो ना वो सर एक बार नीचे ऊपर फॉर्मूला का ही रिपीट दिखाई दे करेंगे रहा आप? हाँ, देखिए ये अभी क्लियर हुआ बेटा? है। अभी नहीं क्लियर सर, हुआ? वो ऊपर का ही दिख रहा है बस। सर क्लियर है अपना शीट को ऊपर कर दो। हाँ अब ठीक है सर। ओके, चलो। ठीक है डिग्री सर, ऑफ सही दिख। ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। चूंकि आपने वो शीट तैयार कर ली थी पहले, बस अब आपको फॉर्मूला पुट करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले C, कंट्रीब्यूशन कहाँ है हमारा? ये रहा 3000, आप इसको रखेंगे। EBIT क्वेश्चन में आपका 2000 था, इसको रखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा 1.5 वो यहाँ पुट कर देंगे। ये आपका आंसर आ गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। बस हो गया काम खत्म। ठीक है, पिछला क्वेश्चन भी करेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, फिर आप एक करके दिखाएंगे मुझे। दूसरा क्वेश्चन था बेटे अपना, दूसरा कैलकुलेट करना था DOF, डिग्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंसिंग लीवरेज। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा? EBIT जो अब तक नीचे चल रहा था यहाँ पे क्वेश्चन में, अब ये ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में करेंगे हम EBT। तो EBIT आपका क्वेश्चन में था 2000, यहाँ रख देंगे इसको हम, और EBT क्वेश्चन में कितना कैलकुलेट किया था आपने? देखो देखो देखो, ये रहा 1800। 1800 कितना हुआ अमाउंट बता दो एक बार। 1.11 1.11। सर या तीसरा देखिए अब इसके बाद, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, इसको क्या करेंगे हम? जो पहला फॉर्मूला था C अपॉन में EBIT एंड मल्टीप्लाई बाय लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला EBIT अपॉन में EBT। तो इसका मतलब EBIT ऊपर भी नीचे भी क्रॉस कर दें, इसको काट दें। इसको अगर काट दें तो क्या बचा आपके पास? C अपॉन में EBT। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये लिखने के बाद आपका जो है कंट्रीब्यूशन कितना था? देखो हमारा ऊपर 3000, और EBT कितना था हमारा क्वेश्चन में? 1800।
इसको डिवाइड करो तो 1.66 3 डिजिट तक बता दो। 1.67 6 के बाद 7 1.66 है ना अप्रोक्स। चलो कोई बात नहीं, 2 डिजिट तक लिख लो आप। क्लियर हो गया? एक्सक्यूज मी सर, आंसर्स आ रहे हैं हमारे 1.1, ये टाइम्स में, परसेंटेज में और अमाउंट है जस्ट हाँ ये टाइम्स में, टाइम्स में। ओके सर, टाइम्स में। सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो आपने रेशियो निकाली है? ये रेशियो निकाली है। हाँ जी, सब ये जो आप DOL, DOE, F, DOC, क्या मतलब क्या है इनका? ओके देखिए सर, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो क्लियर है आपको क्या है? हाँ वो तो सब वैल्यूज तो मालूम है, लेकिन इस जो रेशो का मीनिंग क्या, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन करें तो क्या समझ में आएगा? सर 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 लिसन टू मी केयरफुली। मैं ये कह रहा हूँ आपको, प्लीज आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। मैंने डिजिट नहीं पूछी, डिजिट क्या है कि यहाँ 3000 है। मैं कह रहा हूँ कंट्रीब्यूशन क्या है, ये मैंने बोला है यहाँ पे। आपने सुना ध्यान से? हाँ वो तो आपने देखिए ग्रॉस प्रॉफिट बोला था। हाँ जी। यस ग्रॉस प्रॉफिट बोला था। तो सिंपल सी बात है कि आपने ये कंपेयर करके देखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपका कंपेयर टू ईबीआईटी, यानी कि वो कितना है। यानी कि ईबीआईटी अगर आप फिक्स कॉस्ट से कंपेयर करके देखेंगे, फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे अगर अपने कंट्रीब्यूशन में से, तो आपके ईबीआईटी के कंपैरिजन में कंट्रीब्यूशन कितना है। यहाँ कंपैरिजन चल रहा है किसका? ईबीआईटी का और कंट्रीब्यूशन का। दूसरे केस में किसका कंपैरिजन चल रहा है? ईबीटी का और ईबीआईटी का। और फिर लास्ट में हमने क्या किया, दोनों को क्लब कर दिया। दोनों को क्लब करके हमने देखा कि हमारे पास जो अर्निंग जो है बिफोर टैक्स और कंट्रीब्यूशन का जो है क्या रिलेशन है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कहा था कि मैं इसको प्रूव करूंगा। तो अब इसको प्रूव करके देखते हैं कि क्या ये रिलेशन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये रिलेशन जो है बाद में चेंज, अगर सपोज करो मैं कहता हूँ सेल जितनी आज तो 1000 है, हो सकता है कल 2000 हो जाए, 3000 हो जाए। तो क्या मेरे ये जो यहाँ पे शो कर रहा है 1.5 टाइम डिग्री ऑफ लिवरेज जो शो कर रहा है, क्या ये हमेशा यही रहेगा? तो इसको प्रूव करेंगे हम यहाँ पर। तो इसलिए मैंने कहा था कि क्वेश्चन को प्रूव करने का तरीका भी है। तो मैं चाह रहा था कि पहले मैं ये कराऊं फिर क्वेश्चन आपका कराऊं फिर वो, लेकिन पहले इसको प्रूव करेंगे अभी हम। अभी थोड़ा सा क्लियर हुआ? यहाँ पे हम इनको दोनों को कंपेयर करके देख रहे हैं कि ये कंट्रीब्यूशन जो है ईबीआईटी की तुलना में कितना है, इसको कंपेयर करके देख रहे हैं। और दूसरा चेक कर रहे हैं कि ईबीआईटी ईबीटी की कंपेयर में कितना है। फिर हमने क्लब कर दिया उनको। ठीक है, तो अभी एक काम करेंगे, अभी सभी कॉपी पेन सभी के पास है या मैं ही करके दिखाऊं इसको? सर ईपीएस रहेगा सर। सर एक बार सर, प्लीज नीचे सर दिखाना ईपीएस सर, स्कोर थोड़ा करवा माइंड दीजिए, वो डिफरेंस। 12.5 नंबर हो जाएंगे। सर एक बार मैं इनके थोड़ा ऊपर जैसे डिसीजन हम लेते हैं तो सर वो बता देना कौन सा ज्यादा होना चाहिए, कौन सा कम होना चाहिए। नहीं, इसमें कम ज्यादा का नहीं है, इसमें कम ज्यादा का नहीं है। मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। अगर आप कम ज्यादा लिया आपने बुक में, सुनिए देखिए कम ज्यादा का नहीं होता है, इसमें कम ज्यादा वाला कोई तरीका नहीं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कम ज्यादा अगर बाई चांस अगर अपनी लाइफ में डिसीजन आपको लेना पड़े तो कैसे लेंगे आप। आपसे नहीं पूछा जाएगा इसमें कि आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। अगर कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा आपका आता है, याद रखें आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए मैंने क्या लिखा, 10,000 का आपने सेलिंग प्राइस था, वेरिएबल कॉस्ट 7,000 थी, तो आपका कंट्रीब्यूशन आया कितना? 3,000। मींस कि आप इसको कंपैरिजन करके देखें सेल के साथ। कंट्रीब्यूशन अगर मैं देखूं 3,000 और सेल है 10,000, तो दोनों का अगर मैं परसेंटेज निकाल के देखूं कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का कितना, तो यहाँ पे 30% है। अगर मैं कहता हूं कि ये कंट्रीब्यूशन बढ़ के 30 के बजाय 40 हो जाए, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात भी कर रहा हूं, यहाँ पर आपके बहुत काम का टॉपिक मैं बता रहा हूं आपको। ये कंट्रीब्यूशन अगर 30% की जगह 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70 हो जाए, आप समझो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ डबल ट्रिपल हो रही है। सर 10% बढ़ेगा तो ग्रोथ डबल डबल कैसे हो जाएगी? अरे मैंने अभी 10% थोड़ी बोला, मैंने 70 बोला, वो आपने सुना? मैंने कहा अगर आपका 3,000 की जगह देखिए 40, 45, मैंने 50 बोला, 60 बोला, 70, मतलब कि आपकी डबल हो रही है। डबल का मतलब 30 का 60 हो गया, डबल नहीं होगी। ठीक है, ओके। समझ रहे हैं? मतलब मीन्स के कंट्रीब्यूशन जितना ज्यादा आपके पास आएगा ना, मैं तो कहता हूं कि आपका ऐसा होना चाहिए प्रोडक्ट है ना 0 में आए और आप उसको सेल करें 100 में। ऐसी कंपनियां चलाएं आप।
आपकी प्रॉफिट हमारा जितना ज्यादा तो कुछ जीरो होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? सर विवेक बिंद्रा कोई बंदा क्या आप लोग कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऐसा कि यानी कि कॉस्ट जीरो हो और आपका प्रॉफिट अच्छा हो? एडवाइजरी बिजनेस। बिल्कुल, अभी मैं यही कर रहा हूँ फिलहाल। अभी मेरी कॉस्ट क्या है आपको पढ़ाने में? सर टाइम Clear तो है? आपका जा रहा सर है ना, टाइम इज टाइम मनी। टाइम, पेन, पेपर। ये सब कहने की बातें होती है। इस टाइम में हो सकता है खाना खा रहा होता, रेस्ट कर रहा होता, क्या हो जाता, 2 घंटे फालतू रेस्ट कर लेता तो हाँ सर, कुछ नहीं होगा सर। कुछ नहीं होता। ठीक है, प्लीज। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन आपने करके दिखाना प्लीज, है ना? अगर आप मैं सॉल्व मैं भी करूंगा उसको, लेकिन पहले आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए सभी, है ना? जो नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने यहाँ पे बताई थी 1000। अभी रेस्ट ईपीएस रह गया है सर। ईपीएस रह गया है। कंप्लीट हो गया EPS क्वेश्चन? निकाल। हाँ, अभी कंप्लीट हाँ, नहीं हुआ है क्वेश्चन सर। और कंप्लीट हो गया। लास्ट वाला फॉर्मूला दिखा दीजिए प्लीज, कंबाइंड का। डीओसी कंबाइंड लिवरेज, यस। सर कंबाइंड सर लिवरेज इनकी का फुल फॉर्म फॉर्मूला में है। जैसे पहले DL, सर पहले जैसे DOL वाला था, उसमें आपने डिग्री ऑफ ऑपरेशन लिवरेज बोला था, तो ये बाकी में ऑपरेशन नहीं आएगा वो की जगह? नहीं DOF में नहीं, डिग्री डिग्री ऑफ ऑफ ऑपरेशन फाइनेंस। लिवरेज। ऑफ तो गायब है ना सब में, ऑफ थोड़ी बोलना है यहाँ पर। ये सर ओ का मतलब यहाँ ऑपरेटिंग लिवरेज है। सर DOF की फुल फॉर्म क्या होगी? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही लिखते हैं हम इसको। सर DOF डिग्री ऑफ फाइनेंस या डिग्री ऑफ ऑपरेशन फाइनेंस? नहीं नहीं नहीं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया ना पहले में। सर सेकंड में सेकंड में डिग्री ऑफ फाइनेंस लिवरेज हो गया डिग्री ऑफ आपका। फाइनेंस ली। हाँ, आप एक काम करें, इसको कंफ्यूजन अगर हो रही है तो आप DFL कर लें इसको, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज। ठीक है? आप सर ठीक है इनको रटना पड़ेगा या कुछ इसका सर लॉजिक प्लीज। समझना पड़ेगा? सर मैं तो लॉजिक के साथ बताता हूँ, अगर नहीं समझ आएगा तो रटना पड़ेगा। और ये बहुत आसान है सर। देखिए अकाउंटिंग नहीं है इसके अंदर कुछ भी, और मुझे नहीं लगता कि बुक में आप खोल के देखेंगे तो इसमें कोई ऐसा मिल जाएगा कि आप इतनी इजीली कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ये 25 साल हो जाते हैं ना, जब 20-25 साल हो जाते हैं पढ़ाते हुए, तो हमें है ना फिर ये पता चल जाता है कि कौन सा चैप्टर पहले कराना है और कौन सा लास्ट में कराना है। वो एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये सब कराता हूँ। जी सर। और मुझे लगता है कि ये समझने के बाद अगला, देखिए मैंने पिछली एनपीवी के अंदर आपको है ना ब्रीफिंग कर दिया था कि अगले चैप्टर में आएगा, और उस चैप्टर को कोलेक्ट किया है मैंने इसके साथ। राइट सर। और यही चैप्टर लास्ट का ही वाला मैं आपको बेनिफिट दूंगा। सर यार ईपीएस करवा दो, ईपीएस कैसे निकालेंगे इसमें? ईपीएस करा रहे हैं आप? अभी देखिए ईपीएस का फॉर्मूला है ईपीएस, अर्निंग प्रॉफिट पर शेयर। तो यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट हुआ है आपको वो देख लें। तो सबसे पहले लास्ट में प्रॉफिट कितना है, देखो हमारे पास 1260, यहाँ पे ये रहा, दिख रहा है? ये जो बचा हुआ प्रॉफिट है 1260, ये आप ऊपर रखेंगे। और नीचे नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे क्वेश्चन में हमारे, देखो नंबर ऑफ शेयर 500 थे यहाँ पर। इस 500 को डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करके बताना जरा कितना पॉइंट में आया है। सर दिख नहीं रहा स्क्रीन पर। ये देखिए ये 1260 था हमारा, 2.52 2.52 2.52 ये आपका आंसर आ गया। इसका मतलब क्या वो भी सुन लो। देखिए इसका मतलब है कि जितने भी शेयर होल्डर हैं, मतलब एक शेयर जिसके पास भी होगा, एक शेयर चाहे वो 10 रुपए का हो, 20 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो, कितने का भी हो, उस हर शेयर होल्डर को कंपनी लास्ट में 2.52 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है? मान लीजिए आपको 1260 रुपए प्रॉफिट हुआ था ना यहाँ पर, तो 1260 रुपए किस में बटेगा? ये शेयर होल्डर में ही तो बटेगा, लास्ट तो उन्हीं को मिलता है डिविडेंड। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे ये आ गया। ठीक है? अगर कंपनी ये सारा का सारा जो है 2.52 पर शेयर के हिसाब से जो अर्निंग किया ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो इसको हम डिविडेंड पर शेयर भी बोल देंगे और अर्निंग पर शेयर, दोनों का मतलब सेम हो जाएगा। बट अगर कंपनी कहती है कि 1260 जो यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये 1260 जो हमने ऊपर दिखाया था, ये रहा अर्निंग आफ्टर टैक्स। कहाँ गया ये रहा अर्निंग आफ्टर टैक्स।
ये जो प्रॉफिट है, अगर कंपनी इस पूरे प्रॉफिट को शेयर होल्डर को बांट देती है तो अर्निंग भी वही हुआ और डिविडेंड भी वही हुआ उनके लिए। लेकिन अगर कंपनी ने इस 1260 रुपए में से कुछ प्रॉफिट बचा के अपने पास रख लिया और कुछ प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर को बांट दिया, तो जो बांट दिया यानी कि 1260 में से, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 1260 में कंपनी ने कहा कि 260 रुपए हम बांटने के मूड में नहीं है इस बार, 260 रुपए कंपनी ने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए और 1000 रुपीज जो है कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका डिविडेंड पर शेयर में? अर्निंग तो हमने निकाल लिया 2.52, बट आप डिविडेंड पर शेयर, एक पॉइंट और आगे चल रहा हूं मैं, आप डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा आपका? 1000 अपॉन 500, तो 2 रुपीज पर शेयर। जो लोग शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हैं उनको समझ आ रहा होगा और भी अच्छे से ये। यस सर। यस सर। ठीक है सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर अगर कंपनी डिविडेंड पे ना करके शेयर की वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगा सर, हाँ शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, बिल्कुल और सही है। आप डिविडेंड पे नहीं करेगी तो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ध्यान से सुने, ये जरूरी नहीं होता कि कंपनी डिविडेंड पे करेगी तभी उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो डिविडेंड नहीं बांटती है, फिर भी उसके बावजूद भी उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। ये बात पता है आपको? नहीं सर, लेकिन सर जब डिविडेंड पे करेगी तो कुछ ना कुछ अमाउंट सर कंपनी से बाहर ही तो जाएगा, तो वैल्यू तो डिक्रीज होनी चाहिए सर। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, आपने सही पकड़ लिया ये। हाँ आप कोई और पूछ रहे थे क्वेश्चन? नहीं तो फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से करके दिखाएं, टाइम जा रहा है हमारा बहुत स्पीड से। जी सर, एक यही क्वेश्चन था कि जो ये डिविडेंड हम देते हैं शेयर होल्डर्स को, तो इसकी कोई पॉलिसी है, फिक्स टाइम इंटरवल होता है कि हम उनको ईयर वाइज डिविडेंड दे रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग हम अपने पास रख रहे हैं एज अ जनरल रिजर्व, तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी होती है या फिर अकॉर्डिंग प्रॉफिट कंपनी ऐसा करती है? ये पॉलिसी भी होता है, ये डिपेंड करता है कि जनरल रिजर्व कितना मेंटेन करना है आपको, ये पॉलिसी होती है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। एक प्रॉफिट कितना होगा उसका कितने % तक आप रख सकते हैं और कितना फिर आपको डिविडेंड में बांटना है, लेकिन वो यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आपको कंपनी एक्ट जब कभी फाइनल बैलेंस शीट होगी ना उसमें आपको बताएंगे। ओके सर। ठीक है सर ये नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन है? क्या नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन है? हाँ इसमें मैंने तो मेंशन किया हुआ है, ये देखो मैंने मेंशन किया हुआ है 500 मैंने मेंशन किया हुआ है। आपका जो लास्ट ईयर का पेपर था उसमें भी हाँ है, उसमें भी है बेटा, ओके सर। उसमें भी है। ठीक है चलो अभी मैं एक फटाफट से, आप 10 मिनट प्लीज, आप 10 मिनट तक आप करके देखिए क्वेश्चन, नहीं होता है क्योंकि अगली 5 मिनट में मैंने भी कराना, फिर एक क्वेश्चन मैंने आपके वो कराना, फिर लास्ट में आप 10 मिनट 15 मिनट अपनी क्लास ओवर होने के बाद भी मैं इसको क्लोज नहीं करूंगा। आप सारे क्वेश्चन पूछे मेरे से, ठीक है? अभी फटाफट से करके दिखाएं ताकि मेरे को ये सेटिस्फेक्शन हो जाए कि क्लास अटेंड आप कर रहे हैं मेरी। ठीक है, ये सबसे पहले जो 1000 था उसको आप 1500 कर लो, फटाफट से नोट कर लो सभी। कर लिया? सेल्स प्राइस सेम रखो 10, वेरिएबल सेम रखो 7, फिक्स कॉस्ट को रखो सेम रखो बिल्कुल 1000। टैक्स की रेट में कोई सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, एक बार क्वेश्चन को स्क्रीन पे कर दो आप, हम नोट कर लेते हैं सर, आप बोलते रहना। ग्रुप में शेयर कर दो फिर से। देखो मैंने अभी तो बताया था ना कि कुछ ग्रुप में मेरे को ना राइट ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन शेयर करने का। अभी किसी बच्चे ने कहा था कि सर मैंने ग्रुप पे डाल दिया क्वेश्चन, एक ग्रुप में तो मैंने डाला भी अभी। सर क्वेश्चन आपने पहले सेंड कर दिया सर, यूनिट ही तो चेंज करनी है सर। नंबर ऑफ सब टैब में डाला हुआ है क्वेश्चन, नंबर ऑफ यूनिट मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट लिखवा दीजिए लेकिन धीरे धीरे बोलिए सर प्लीज। अच्छा मैंने जो क्वेश्चन ये दिया है ना इसमें से मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर 1000 की जगह 1500 कर दिया, बस बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। डिबेंचर्स वगैरह सब सेम है? सेम है सब कुछ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो अब मैं कितना धीरे बोलूँ? ओके सर डन। ओके सर ओके। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, नथिंग एल्स, बस इसमें सिर्फ आपको बस 1000 की जगह 1500 कर लो बस, और कुछ नहीं करना। अब इसी क्वेश्चन को आप है ना फटाफट से 10 मिनट में करके दिखाएं, और जो मैंने निकाला वो सब इस क्वेश्चन को सेंड कर में, ये जो सर एक बार आप नीचे कंबाइंड और उसका फॉर्मूला दिखा इस पेपर को सेंड बस कर 1 मिनट सर, बस 1 दिख मिनट। रहा है? हाँ सर दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है।
ये आप स्क्रीनशॉट लेके इस पे टीम पे डाल दें आप, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा अगले वीक में आप सबसे ट्रेनिंग लूंगा इसकी। सर प्लीज थोड़ा सा नीचे करना। अभी ठीक है? EPS देखना है, बस EPS देखना है नीचे। अभी ठीक है? यस सर। सर ये जो यहाँ पे आपने सेल प्राइस लिखा है, ये 10,000 की जगह 15,000 करना है ना हमको? 10,000 ऊपर देखो 1,000 यूनिट था ना? यस सर। 15 यूनिट पे फोकस करो आप। यूनिट मैंने कहा 1,000 की जगह 1,500 कर लो, बाकी तो चीजें आपको कन्वर्ट करते चलना उसके हिसाब से। ओके सर। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन? हाँ जी। तो ये सर ये बताएंगे EBIT कैसे निकाला था सर? EBIT Yes, sir. मैं एक मिनट कैमरा ऑन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने सेल्स प्राइस लिख लिया? यस सर। कितना है? 15,000? यस सर। यस सर। एस क्या वेरिएबल को 7 रुपीज यानी कि 7,000? यस सर 7,000 तो नहीं है सर। सॉरी मैंने 7,000 तो मेरा बोल दिया ना, क्वेश्चन वो मेरे सामने है। यस सर। यस तो वो आप 1,500 मल्टीप्लाई बाई 7 करेंगे, 10,500 आया होगा आपका। यस सर यही आया। तो 15,000 में से 10,500 लेस करेंगे तो अमाउंट आ गया कंट्रीब्यूशन आपका 45। बिल्कुल, उसमें से लेस करेंगे आप फिक्स कॉस्ट 1,000 सर। 1,000, तो आपके पास आ जाएगा EBIT। ओके सर, हो गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैच करें। सर EAT 2205 आ रहा है। EBIT कितना कह रहे हो आप? EAT इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स। अर्निंग्स। आफ्टर टैक्स? हाँ जी सर। इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स कितना बताया आपने? 2205। नहीं, क्योंकि अभी सर तो वो अर्निंग्स बोलना था 4,500 जो आया है EBIT कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस किया 1,000 आ गया, यानी कि 3,500 आ गया EBIT, और लेस करेंगे इंटरेस्ट आप 200। सर आंसर मैच करवा लो एक बार। सर आंसर क्या आ रहा है, एक बार आंसर बता दीजिए प्लीज। मैंने सर निकालना ऑपरेटिंग पड़ेगा वाले ना। का आंसर आ रहा है 1.285। मैं ठीक है भाई, आंसर ठीक है। मेरे पास नहीं है। और सर 1.2 फाइनेंस वाले का आ रहा है वाले का। आप लोग निकाल के रखिए, मैं यहाँ निकालूंगा फाइनेंस अभी। वाले का आ अभी रहा मैं है आपको 1.060। भाई सही ये है, मैंने क्या आ ग्रुप रहा है में शेयर तुम्हारा? कर दिया हूँ करेक्ट आंसर। है।
सर मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया, मैच कर कर दो। दिया है? कंबाइंड वाले का आ रहा है 1.363। ठीक है, यो भी। ओके, और सेल्स EPS प्राइस क्या आ रहा है देखो भाई? अब EPS अब आप 4.62 EPS 4.62 करेक्ट है। ठीक है। हाँ करेक्ट है, यही आ रहा है सबका। तो अभी सबका आप EPS चेक कर लेना, 4.41 गड़बड़ हुई आया तो है। आप क्या देखिए मैंने क्वेश्चन पिछले वाला यहाँ रखा हुआ है मेरे साइड में। अभी सेल्स प्राइस मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने चेंज कुछ किया नहीं था जानबूझ के। तो सेल्स प्राइस आपका था 10 रुपीज, मल्टीप्लाई बाई 1500 करेंगे तो 15,000 यहाँ तक हो गया होगा सबका। इसके बाद लेस करेंगे हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट विच इज 7 रुपीज पर यूनिट, तो 10,500, तो 4,500 आ गया आपका क्या कंट्रीब्यूशन। इसमें से लेस करेंगे हम फिक्स कॉस्ट 1,000, तो आपके पास आ गया EBIT 3,500। इसके बाद लेस करेंगे हम यहाँ से इंटरेस्ट 3500 EBIT 200 ना सर? 200, ओके, तो आपके पास 3,300। 3,300 EBT आ गया। इसके बाद लेस करेंगे आप टैक्स। सर Yes. इसमें इंटरेस्ट 200 क्यों लेंगे? इंटरेस्ट 8% निकालेंगे ना सर 3,500 का। यहाँ ये लिखा हुआ था मैंने क्वेश्चन में, ये मैंने कहा था sir. पूरे क्वेश्चन भी चेंज नहीं Yes, करना, sir. सिर्फ आप की जगह 1,500 कर लो। ओके सर, ओके। डिवेंचर सेम था इसी वजह से। ओके, अब इसके बाद जो है टैक्स की रेट है 30%, तो 30% का मतलब इसका 30% निकालो 999। सर ओके, ये जो अब इसके टैक्स वाला जो 30% है सर, ये किस में से निकल रहा है? 3,300 में से सर? 3,300 का ही तो टैक्स लगाएंगे ना, इसी पे टैक्स देना है गवर्नमेंट को। ओके सर, ओके, ठीक है। ठीक है, अब ये इसके बाद लेस करने के बाद आ गया आपके पास 2,310 रुपीज। ये जो अमाउंट है, अब इसके बाद आपने निकालना था सबसे पहले तो आप लिखेंगे कौन सा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। उसका फॉर्मूला था हमारे पास कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन आपने निकाला है इस क्वेश्चन में 4,500, EBIT क्वेश्चन में है आपका 3,500, और उसके बाद जो अमाउंट है ये बताना प्लीज एक बार कितना है आपका सर 1.2 डिग्री ऑफ 1.28 285। उसके बाद दूसरा है आप, बिल्कुल सही है। इसके बाद है डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज की बात करते हैं, तो डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज का फॉर्मूला था आपका EBIT, ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा EBT, और ये आपका क्वेश्चन में EBIT था आपका 3,500 और अपॉन में करेंगे EBT है 3,300 और ये 1.060 060 मत करो आप, 06 तक ही रहने। थर्ड है इसके बाद आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज ना, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज जो है वो आपका कितना है, मैंने कहा था इन दोनों को आप एक काम करें, मैंने देखो यहाँ ये फॉर्मूला लिखा था, आपको देखा आपने, ये देखो ये लिखा था मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्मूले को सेकंड से करो, तो ये फॉर्मूले की बजाय आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो 1.5 को 1.11 से, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो जरा ये आंसर आ रहा है 1.3568। यस सर 1. है ना, तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ कंबाइंड लिवरेज का ना, जो आपका फर्स्ट का आंसर आया यानी कि DOL मल्टीप्लाई बाय DFL, दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 1.285 मल्टीप्लाई बाय 1.06, तो आंसर कितना आया आपका, आपने बोला भी 1.363, ठीक, ये हो गया। EPS भी कैलकुलेट किया किसी ने? यस सर। जी हाँ जी सर 4.62 1310 अपॉन में 500 4.62। तो अब आप कहना 12.5 मार्क्स इस चैप्टर के और 12.5 उसके, यानी कि 25 मार्क्स का आपने कर लिया है। ये चैप्टर में जो है ना मेन जो चीजें होती है। हाँ सर एक बार EPS आप फिर से बता देंगे एक बार, वो समझ में कम आया सर। वो EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। देखिए आप जो ये कमा रहे हैं ना, इसको प्रॉफिट बोलते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा EAT। यस
EAT का मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आपकी अर्निंग हो गई। अच्छा, ये अर्निंग आप चूंकि देखो डिबेंचर को इंटरेस्ट भी दे चुके हो, स्टाफ को सैलरी भी दे दी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में जो है ना सारे एक्सपेंसेस आ गए आपके, फिक्स कॉस्ट में आप जो परमानेंट खर्चे थे वो भी आ गए, इंटरेस्ट भी आपने पे कर दिया, गवर्नमेंट को टैक्स भी आपने दे दिया, अब ये प्रॉफिट बच गया, इस पे किसका राइट होना चाहिए? सर शेयर होल्डर शेयर होल्डर का ना। तो सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर ने कितना कमाया, ये इंटरेस्टेड नहीं हो आप जानने में कि शेयर होल्डर के हिस्से में क्या आएगा? यस सर। तो उसको कहते हैं अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर के हिसाब से हम कितना अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग कोई पूछे तो आप बोलोगे 2310 रुपीज, ये अर्निंग है आपकी, बट ये पर शेयर तो अर्निंग नहीं बोल सकते ना इसको। यस। तो इसको अगर हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपका पर शेयर अर्निंग आ जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूं 500 शेयर मेरे पास शेयर होल्डर, मान लो आप ऐसे समझो कि ये आपने प्रॉफिट है ना 2310 रुपए, ये आपने 500 लोगों में बांटना है भाई, सबको मैं चाहता हूं कुछ कुछ पैसा मिले, सबको इक्वल पैसा मिले, कुछ कुछ नहीं इक्वल पैसा मिले। तो मैं 2310 रुपए 500 लोगों में डिवाइड करूंगा तो हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिल रहा है? 4.62। ओके सर, हमेशा अभी सारा समझ आ गया। करना होगा क्या सर, जितना भी ये प्रॉफिट आएगा ये सारा डिवाइड करना होगा शेयर में, जैसे नहीं EPS नहीं, अरे मेरी बात ध्यान का मतलब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। मैंने शुरू में ही कहा था कंपनी के कुछ कंडीशंस होती है कि वो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है और क्या कंपनी एक्ट कहता है। कंपनी एक्ट में अगर लिखा हुआ है कि भाई आप इतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो उतना ही तो करेंगे आप, बट प्रॉफिट अगर आप बढ़ाते चलेंगे तो हर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता चलेगा, तो वो रेशियो भी तो बढ़ता चलेगा ना। आप समझिए, आज आपने 1000 करोड़ कमाया, कंपनी एक्ट कहता है कि भाई उसका 80% बांट सकते हो, तो 1000 करोड़ का आपने 800 करोड़ बांट दिया, 200 करोड़ कंपनी ने अपने पास रख लिया रिटेन्ड अर्निंग। अगले साल 1000 करोड़ की जगह 2000 करोड़ आपने कमाया तो उसका 80 बांटोगे तो 1600 करोड़ नहीं हुआ क्या? बात समझ रहे हैं आपने? तो ये डिपेंड करता है कंपनी एक्ट पे कि कंपनी एक्ट में कितना आप रिटेन्ड अर्निंग अपने पास रख सकते हैं एज ए जनरल रिजर्व। अगर उसके बाद आपके पास जो बच जाता है वो आप बांटें या कंपनी में दोबारा लगाएं, क्योंकि बीच में किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया था और बहुत अच्छा सा जवाब उसने खुद नहीं दे दिया था। उसने कहा था कि सर कंपनी ही है ना, जितना डिविडेंड बांटेगी उतना कंपनी की ग्रोथ मतलब उसमें मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। बट मैंने कहा था ऐसा जरूरी नहीं, तब उसने खुद नहीं जवाब दिया था, हाँ सर कंपनी प्रॉफिट नहीं बांटेगी तो वो प्रॉफिट भी तो कंपनी में ही लगेगा दोबारा से, उसको कहीं और से नहीं चाहिएगा पैसा, तब भी वैल्यू बढ़ती है। तो डिपेंड करता है ये शेयर होल्डर की चॉइस के ऊपर। क्योंकि आपको देखो मैंने क्या कहा था शुरू में आते ही कहा था 3 टॉपिक मैं आपको इसमें सिखाऊंगा। पहला है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, लॉन्ग टर्म डिसीजन सिखा दिए, शॉर्ट टर्म बचे हुए हैं। मैंने दूसरा डिसीजन कहा था इन्वेस्टमेंट का लेंगे हम, तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कौन सा होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है एक शॉर्ट टर्म होता है। ये लॉन्ग टर्म सिखा रहा हूं मैं आपको, और इनके बीच में कोरिलेशन थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये 2-3 क्लासें और लगेंगे, लेकिन लिवरेज पूरा हो गया आपका, और लिवरेज में और ज्यादा कोई टेंशन नहीं होती हमें। लेकिन इसके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद है तीसरा टॉपिक जो है जिसपे आज बात चल रही है, वो है डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड डिसीजन किस तरीके से इंपैक्ट करता है किसी कंपनी को, कि डिविडेंड कब बांटना चाहिए, कब नहीं बांटना चाहिए, कितना बांटना चाहिए, है ना। कौन कौन सी वो कंडीशंस होती हैं डिविडेंड की जिसमें बांटना ही अच्छा होता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है कि नहीं बांटना अच्छा होता है, तो वो सारी हम तीसरे डिसीजन में लेंगे। सर एक क्वेश्चन मेरा। हाँ सर हम जो टाइम्स में ये वर्ड किसके कॉन्टेक्स्ट, वॉइस ब्रेक हो रही है बेटे आपकी। सर हम जो ये आंसर्स निकाल रहे हैं टाइम्स में DOL या ये टाइम्स ऑफ वर्ड में टाइम्स में है, मतलब अगर हम का टाइम्स आपकी है ना वॉइस बिल्कुल भी क्लियर, तभी ये ब्रेक हो रही है। हाँ अब बोलिए। मैं पूछ लूंगी सर, शायद नेटवर्क इशू होगा। हो सकता है, आप कोई बात नहीं, इसके बाद कर लेना, थोड़ी देर में भी कर सकते हैं आपसे। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। अब मैं आपको है ना ये डिग्री के साथ में आपको लिवरेज का फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब आपको है ना एक लिवरेज का जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना है। टॉपिक आपने बहुत पेशेंस के साथ किया है, बहुत अच्छे से समझ आ गया, और उम्मीद है कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पेपर में आ गया तो। आप सुनिए ध्यान से, देखिए जो लिवरेज होता है ना, ये 2 वेरिएबल के बीच में एक
रिलेशन दिखाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आपको सेल को इंक्रीज करना है, तो आप किस तरीके से सजेस्ट करेंगे मुझे क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने से सेल्स बढ़ जाएगी। सेल रेट बढ़ा सकते हैं ना सर, 10 रुपए के बजाय उसको 12 रुपए कर दें, 13 रुपए कर दें। बिल्कुल गलत जवाब है सेल सर। बढ़ा डिस्काउंट दे दो, तो प्राइस कम कर, हमारा सेल प्राइस कम, प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी चाहिए। सेल प्राइस अगर कम करेंगे तो फिर हमें प्रॉफिट अच्छे नहीं आएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कहा था 30 की जगह 40, 50, 60% होना बढ़ा चाहिए। देंगे, जीपी को इंक्रीज कर देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपने जीपी बढ़ाना, ना सेल्स प्राइस बढ़ाना है। प्रोडक्शन तो अपने आप नेचुरल सी बात है। सेल्स मार्केट में अपनी सेल की डिमांड बढ़ानी है, तो कस्टमर बढ़ाने हैं आपने। और कस्टमर कैसे बढ़ेंगे? अब वो उस पर दिमाग लगाओ। अब सब गलत बोल रहे हो। कस्टमर बताओ मुझे कैसे बढ़ाओगे अब आप? चलो मैंने इंट दे दिया आपको। मार्केटिंग, प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट करके, प्रमोशन एब्सोल्युटली राइट। डिस्काउंट करके कॉमन मान लेता हूँ, आप सबने सही जवाब दिया है। प्रमोशन करेंगे हम अपनी कंपनी का। देखिए एक कंपनी प्रमोशन और मार्केटिंग, बिल्कुल सिंपल। आप सबने मार्केटिंग की क्लास भी तो ली होगी। यस वहां पे सर। तो हाँ, तो देखिए सुनिए, अब इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो मैं एक क्वेश्चन पे आऊंगा वापस और पता भी नहीं चलेगा मैं कब बोल के क्वेश्चन खत्म भी कर गया। ध्यान से सुनना सभी ने। देखिए, जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते हैं हम, तो अगर उसको आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉन्च किया है तो वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल तक रह जाएगा। किसी को क्या पता उस स्टेट में दूसरी डिस्ट्रिक्ट को कि भाई वो प्रोडक्ट क्या है। लेकिन जब आपने उसको स्टेट लेवल पे लॉन्च किया तो नेशनल लेवल के लोगों को कैसे पता। बट जब आप नेशनल लेवल पे किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आप उसको प्रमोशन कराते हैं, पहले उसकी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट कराते हैं आप, ठीक है। टीवी में ऐड देते हैं आप, बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगाते हैं आप। तो वो सारे क्या काम करते हैं? वो ऐड ही तो करते हैं आपकी। तो ये सारा का सारा, इसका मतलब यहाँ पर दो चीजें हुई कि सेल का कनेक्शन कहीं ना कहीं किसके साथ है? किसके साथ है? प्रमोशन। समझ गए? तो अच्छा, अब मुझे ये और बता दो, क्योंकि क्वेश्चन पे आ रहा हूँ वापस मैं, ये आप ही सिखाएंगे क्वेश्चन मुझे। देखिए अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर मैंने दो चीजें बोली हैं। एक बोला है मैंने सेल्स प्रमोशन, दूसरा बोला है मैंने आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, मतलब कि प्रोडक्शन जब बनाएंगे तो बेचेंगे भी आप, कि कितनी यूनिट सोल्ड करेंगे। अच्छा मुझे बस ये बता दो खाली कि इन दोनों में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? प्रमोशन। सर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। गलत। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तो डिपेंडेंट हुआ, क्योंकि अभी हमने बोला कि प्रमोशन होगा तभी तो ज्यादा सेल होगी। फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। नहीं नहीं, फिक्स कॉस्ट की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स की, और दूसरी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर सेल्स प्रमोशन की। दोनों में से इंडिपेंडेंट सेल्स प्रमोशन ही होगा सर, फिर। सेल्स फंक्शन होगा प्रमोशन का। नेक्स्ट है सर, प्रमोशन इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा सर? सेल्स प्रमोशन को बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि सेल तो डिपेंड प्रमोशन पे करेगी ना, वो इंडिपेंडेंट कैसे हो सकता है? यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट एक कौन सा हुआ? सेल हुआ ना, क्योंकि सेल तो डिपेंड किस पे कर रही है? प्रमोशन पे। अगर आप प्रमोशन मत कराओ, मैं कहता हूँ बिल्कुल भी अपनी कंपनी कोई ऐड मत कराओ, आपकी सेल बढ़ जाएगी? नो सर। सेल किस पे डिपेंड हुई? प्रमोशन पर। प्रमोशन पे हुई ना, हुई ना? यस सर। यहाँ पर जो है हमने सेल्स जो है ना उसको, तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। बाकी ये सारे पेजेस में है ना, आपके पास सेंड भी कर दूंगा लास्ट में, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो एक्चुअल में लीवरेज का फॉर्मूला होता है। हम लीवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट। परसेंटेज, वेरी गुड, परसेंटेज चेंज इन इंडिपेंडेंट।
ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूँ आपका सेल्स प्रमोशन जो है, सेल्स सर प्रमोशन मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड करना है। ऊपर लिखा है ये देखो, चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल परसेंटेज ऊपर रखना है, दूसरा वाला परसेंटेज नीचे रखना है, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, देखो सेल्स प्रमोशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आपका सेल्स प्रमोशन जो है ना एक्सपेंसेस, वो पहले था 1000 और वो बढ़ के आपका हो गया 1200। यानी कि पहले आप 1000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे सेल्स प्रमोशन के ऊपर, अब आप 1200 करोड़ खर्च करते हो। तो आपका जो इंक्रीज हुआ वो 200 इंक्रीज हो गया, 200 करोड़ इंक्रीज हो गया। अब ये 200 करोड़ का परसेंटेज, तो इसके लिए कैसे करेंगे, जो डिफरेंस होगा आपका वो ऊपर रहेगा, यानी कि चेंज इन सेल्स प्रमोशन ऊपर रहेगा, डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल को नीचे रखेंगे, सेल्स प्रमोशन को नीचे रखेंगे, तो आपका कितना इंक्रीज हुआ, 20%। कोई आपसे पूछे कि सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए, तो बोलेंगे आप 20%। क्लियर हुआ? यस सर। अब उसके बाद जो है नंबर ऑफ यूनिट में भी चेंज आएगा, क्योंकि सेल प्रमोशन बढ़ा रहे हैं। तो आप यूनिट सोल्ड पहले कितनी थी, मान लीजिए मैं कहता हूं यहाँ पे आपकी थी 400 और वो इंक्रीज होके सॉरी 400 टू कितना हो गया, 600। तो यहाँ पे कितना चेंज है आपका, 200 का। लेकिन 200 नहीं बोलना आपने, परसेंटेज निकालना उसका। 50%। 400 को नीचे रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50% आ गया। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, लिखा था हमने लीवरेज का फॉर्मूला लिखा था, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में से कौन सा, सेल 50% ऊपर, 20% नीचे, और आपका आंसर आ गया 2.5 लीवरेज। एक्चुअल में ये लीवरेज ये होती है। ठीक है, तो ये लीवरेज है। अब आपको मैं ऑपरेटिंग लीवरेज का जो, सर आप पूछिए। सर मैं ये कह रहा था, जैसे सेल्स एक्सपेंस है हमारे, ये तो सर जैसे हमारे रुपीस में होंगे, जैसे 1000 करोड़, और ये जो अपने फिर जो इसके हमने दूसरा जो लिया है हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये जैसे हमने यूनिट्स लिए हैं, तो ये सर ये नंबर ऑफ यूनिट्स में होंगे, तो सर इनकी कैलकुलेशन सही हो सकती है, सेम यूनिट में होने चाहिए ना? आप अमाउंट में होगा तो अमाउंट में ले लीजिए इसको। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का मतलब 400 करोड़ की सेल थी, 600 करोड़ सेल हो गई आपकी। सर मैं वही कंफर्म करना चाह रहा हूँ सर, ये अमाउंट में होगी या फिर ये यूनिट में होगी? अमाउंट में लो आप इसको। ठीक है, आप मेरी बात समझें, 400 और 600 है तो आपको नंबर ऑफ, आपको पर यूनिट की वैल्यू तो वही रहेगी ना, चेंज थोड़ी कर रहे हैं आप उससे भी निकालेंगे तब भी वही आंसर आएगा, नंबर ऑफ यूनिट से निकालेंगे तब भी आएगा। बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप अमाउंट से ले, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, जब आपकी सेल बढ़ती है, ध्यान से सुनना सभी, जब आपकी सेल बढ़ती है ना, जब आपको लगता है मार्केट में आपकी खूब सारी डिमांड हो गई है, तो पहले सेल्स प्राइस 10 था, अब आपने 11 कर दिया, यूनिट भी बढ़ा दी और आपने सेल्स प्राइस भी बढ़ा दिया, तो फिर उस केस में आपको सेल्स प्राइस लेना पड़ेगा। ठीक है सर, डन। रिपीट कर देंगे, थोड़ा नेट इशू की वजह से मैं सुन नहीं पाई तो। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, ये स्क्रीन बड़ी क्यों नहीं हो रही है? स्क्रीन तो ये मुझे नहीं पता, अगली बार लेकिन मैं इसको जरूर सीखूंगा। अभी तो आज ऐसे ही काम चला लो आप प्लीज। मैं आपके बस क्लिक करके पिन कर दो, हो जाएगा। पिन कर लो, इससे ठीक हो जाएगा। इससे ठीक। बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर इसमें। ये छोटी सी दिखती है आइकॉन की। पिन कर लो ना उसे, तो बड़ी दिखेगी। क्या कर दूं? पिन कर लो, लॉन्ग प्रेस करके पिन का ऑप्शन आएगा। फिल कर दो, फिल फ्रेम। हाँ सही कह रहे हो, अब बड़ी दिख रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, लीवरेज का टॉपिक रिपीट कर दीजिए प्लीज। था या जो लास्ट का भी बोला है वही सिर्फ ये लीवरेज वाला, मेरा थोड़ा नेट लीवरेज वाला ना, ये जो मैंने अभी कराया है। यस सर, ये वाला। जनरली क्या होता है, लीवरेज जो होता है ना, बेसिकली वो टू वेरिएबल्स के बीच में ना इंटर रिलेशन दिखाता है कि किस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है और ये किस तरीके से उसको अफेक्ट कर सकता है।
तो यही चीज मैं अब आपको बोलने वाला हूँ। ये चीज मैंने बताया कि यहाँ पर देखिए सेल्स प्रमोशन का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इससे सुटेबल एग्जांपल कोई है ही नहीं बिजनेस के लिए, कि जब भी आपको सेल इंक्रीज करनी हो तो आप अपने प्रमोशन बढ़ा दो, मतलब आप प्रमोशन एक्सपेंसेस बढ़ा दो तो ऑटोमेटिक आपकी सेल ग्रोथ करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ कस्टमर की पहुंच तक जाएगा वो। क्योंकि अब बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्होंने आपका प्रोडक्ट सुना ही नहीं, खरीदेंगे कैसे वो। तो प्रोडक्ट में मैं यहाँ आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना प्राइस बढ़ाओ, प्राइस 10 है तो 10 ही रखो, यूनिट ऑटोमेटिक, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन आप बढ़ा ही लेंगे। वेरिएबल कॉस्ट में चेंज नहीं आएगा, बल्कि वेरिएबल कॉस्ट तो मैं कहता हूँ वैसे जनरली हम मान के चलते हैं कोई चेंज नहीं आएगा, बट वेरिएबल कॉस्ट में चेंज थोड़ा सा क्या आ सकता है कि जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, लेबर आपको सस्ती मिल जाएगी, है ना, तो थोड़ा चेंज आ सकता है। बट मैं यहाँ पे चलो ये मान के चल रहा हूँ पर यूनिट भी कोई चेंज नहीं है, फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। मान लीजिए आप 10,000 यूनिट बना रहे हो तब भी फैक्ट्री का रेंट उतना ही रहेगा, 20 बनाओगे तब भी उतना ही रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि आपने अपने प्रमोशन को बढ़ाया, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा सा बढ़ाया सेल्स को अब बढ़ा पुशअप करने के लिए, तो आपको सेल्स बढ़ जाएगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ क्वेश्चन को प्रूव करना बता रहा हूँ कि थोड़ा सा है ना, आप अगर प्रूव करना चाहें कि मेरा क्वेश्चन ठीक चल रहा है कि गलत चल रहा है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर का क्वेश्चन है अभी आप सभी के पास। सर एक सेकंड सर। हेलो सर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, क्वेश्चन नंबर। हेलो है सर। ओके, तो वो है ना, इसके बाद मैं अभी आपको पहले एक चीज सिखा रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, तो सब उसको है ना एक बार करके भी देख लेंगे आप, ठीक है, चाहे अभी कर लें या क्लास ओवर होने के बाद कर लें। आप मेन चीज जो थी वो मैंने सारी आपको सिखा दी है। तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज की बात करता हूँ यहाँ पे। ऑपरेटिंग, एक मिनट फोन को इधर ले आता। सर जो लास्ट एग्जांपल आपने दिखा, हाँ, उससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक रुपए उस पे बढ़ा दें अपनी प्रमोशन पे तो 2.5 रुपए हमारी सेल्स बढ़ जाएगी, यही मतलब हुआ ना लीवरेज का सर? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपने सही समझा है। यही चीज है कि यहाँ 2.5 का मतलब यही था कि 1 रुपए एक्सपेंसेस अगर आप बढ़ाते हैं तो 2.5 रुपए सेल में चेंज आएगा। यही चीज मैं अब आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अभी जो 2 मैंने जानबूझ के कराए ना, एक क्वेश्चन में मैंने 1000 मैंने लिया था, 1500 मैंने आपसे करवाया, तो वही कंपैरिजन करके दिखाएंगे आपको कि उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना है सभी ने, और फिर आप करके देखेंगे, खुद करेंगे, मैं कराऊंगा भी नहीं, इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा। देखिए ऑपरेटिंग लीवरेज को जब आप प्रूव करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है, मैं लिख रहा हूँ, परसेंटेज, ध्यान रखना आप लोगों ने, परसेंटेज चेंज इन EBIT और परसेंटेज चेंज इन सेल्स रेवेन्यू। अब आप देखिए, आपने 2 क्वेश्चन किए हैं आज, एक ये मैंने जो कराया था पहले, तो पहले आपका EBIT कितना था, पहले आप ये देखें 2000 था। यस सर। ठीक है, अच्छा अभी आपने 1500 का क्वेश्चन जब किया तो आपका कितना हो गया था, ये देखिए EBIT कितना हो गया था अब आपका 3500। ओके, दोनों में डिफरेंस कितना है बता सकते हैं आप? 1500 का। 1500। अब हम चाहते हैं कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो आप 1500 को क्या करेंगे, जो चेंज हुआ है उसको 1500 को ऊपर रखें, लास्ट ईयर का EBIT जो होता है वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 2000 वाला जो था EBIT ये आप नीचे रखेंगे, 1500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100, 75%। 75%। क्लियर है सभी को? ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज तो कन्वर्ट करना आता है ना सभी को। यस यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो आपका परसेंटेज चेंज कितना था 75%। ओके, ये मैंने लिख दिया 75%, ठीक है। यस फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब रिपीट कर रहा हूँ फिर से। लास्ट ईयर का ये EBIT जो मैंने क्वेश्चन में निकाला, मान लीजिए वो था 2000, और इस साल का EBIT जो आप लोगों ने निकाला वो था 3500, दोनों का डिफरेंस जो आया है वो है 1500, यानी कि सेल इंक्रीज होने से, मेरी सेल इंक्रीज होने से मेरी EBIT में चेंज आया 1500, ठीक है। और वो कितने % चेंज है, तो आपने क्या करना है, जो चेंज आया वो ऊपर रखें 1500 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर का EBIT था 2000 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100, तो आपका 75% मेरा EBIT में चेंज आया ड्यू टू सेल। इसका EBIT की फुल फॉर्म क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 75 ये क्लियर हो गया अभी सभी को? अगला स्टेप चलूं? यस सर।
यस प्लीज। सर। ओके, अब इसके बाद जो है दूसरा है परसेंटेज चेंज इन सेल्स की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं। तो मेरी सेल कितनी थी जो लास्ट क्वेश्चन मैंने किया था उसमें था 10,000। यस यस सर। सर। यस आपने यस किया जो उसकी सेल कितनी थी आपकी 1500। 15,000। दोनों का डिफरेंस 50 कितना आ हुआ? जाएगा। 5,000। 500। 5,000। यस तो 5,000 को ऊपर रखें आप, 50 आ जाएगा सर। 50%। 50%। वेरी गुड। 50%। 5,000 ऊपर, लास्ट ईयर की सेल नीचे रखी, 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपका परसेंटेज चेंज जो आया सेल के अंदर वो कितना आ गया? 50%। 1.5। 50। तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, इसकी ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करूं तो 1.5। अच्छा, आप अपना है ना जो क्वेश्चन किया था आपने, जो क्वेश्चन जो मैंने करवाया था 1000 यूनिट, उसका DOL चेक करो जरा कितना है। 1000 वाले का। 1.5। वाले का। हाँ 1.5 है सर। 1.28। 1.5 जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। आपका मैच, यस ये सर। मैच। अब मैं यस इसको सर, मैं रिपीट कर देता हूँ, आंसर वेरीफाई हो रहा है आपका। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप अपनी सेल में चेंज करेंगे, जब भी आप अपनी सेल में चेंज करेंगे तो सेल की वजह से EBIT में भी चेंज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे ना। तो वो जो प्रॉफिट बढ़ेंगे वो कितना बढ़ेंगे? वो उतना टाइम बढ़ेंगे जितना आपका पहली बार में आंसर आया था। DOL जितने बढ़ेंगे ना सर? यस बिल्कुल, DOL जितना बढ़ेंगे। ओके 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 ओके, नाउ गॉट इट। ठीक है सर ये एक बार और रिपीट करना सर, ये कैसे हमने मैचिंग कराया? ये मैचिंग तरीके से कराया। मेरा जो DOL आया था सबसे पहले वो कितना था? 1.5। यस सर। मैं कहता हूँ ये DOL जो है ना, मैंने शुरू में कहा था आपको कि DOL का मतलब होता है ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग का मतलब होता है सेल, और सेल का कनेक्शन किससे होता है? प्रमोशन से, है ना। प्रमोशन से तो होता है, प्रॉफिटों से उसका कनेक्शन होता है डायरेक्ट। प्रमोशन होगा मतलब वो तो एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। प्रमोशन करके हमने सेल को बूस्ट किया, सेल बूस्ट होने से प्रॉफिट बूस्ट हुए आपके। बट कितना बूस्ट होंगे वो डिपेंड किस पे करता है? वो किस पे करता है? सेल जितनी भी बढ़ेगी आपकी, जब भी सेल बढ़ेगी तो उसका जो परसेंटेज बढ़ेगा ना, उसके कंपैरिजन में EBIT हमेशा कितना बढ़ेगा? 1.5। यानी कि जब आप 50 करोड़ की 50% सेल बढ़ाओगे तो 75% EBIT बढ़ेगा आपका। और जब आपके यहाँ पे, हाँ, ये जितना भी परसेंटेज में, क्योंकि अमाउंट तो अलग अलग होगा, अमाउंट थोड़ी, हम यहाँ पे बात करते हैं टाइम्स में। तो यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जब भी आपकी सेल बूस्ट होगी ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका EBIT कितना बढ़ता जाएगा? 1.5 टाइम्स बढ़ता जाएगा हर बार। मतलब सर 1.5 गुना। हाँ, 1.5 गुना। मतलब आपका जो प्रॉफिट पिछली बार था उसका 1.5 गुना बढ़ता जाएगा। ओके सर। सर ये ऑपरेटिंग जो लिवरेज आई है सर, इतने टाइम्स हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा या सेल बढ़ेगी? सेल के कंपैरिजन में EBIT बढ़ेगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ 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 सर। सर ये अगर नेगेटिव आएगा तो? एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो आपने लास्ट फॉर्मूला लिखवाया है, परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, सर ये किसका फॉर्मूला है? ये है ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज। यस, ठीक है। अभी आप फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि जब मैंने क्वेश्चन किया था तो 10,000 सेल थी, आपने क्वेश्चन किया तो 15,000 सेल थी। तो सेल में यानी कि जितनी बार आपने 5,000 सेल बढ़ाई तो प्रॉफिट कितना बढ़ा आपका? 1,500। पहले 2,000 था, फिर कितना हुआ? 3,500 हुआ। इसी क्वेश्चन को आप अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके वेरीफाई करना चाहते कि नेक्स्ट टाइम भी 1.5 आएगा, तो आप ऐसा करना कि अभी इसी क्वेश्चन को 1,500 के बजाय 2,000 मान लेना। तो 2,000 मानोगे तो यहाँ सेल चेंज करके देख लेना, यहाँ वेरिएबल चेंज करके देख लेना, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर उसके बाद देख लेंगे तो आप यहाँ देखोगे तो ये तब भी आपका 1.5 ही आएगा। सर सभी क्वेश्चन में मतलब 1.5 ही आता है ये? सभी क्वेश्चन का मतलब जब आप अपनी सेल को प्रमोट करते हो पिछली सेल से कंपेयर करके उसका ऑपरेटिंग लिवरेज जानना चाहते हैं, तो उस केस में बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब क्वेश्चन तो सर अलग हमारी जो हम वैल्यू पुट करेंगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आएगा ना ये? यस बिल्कुल। आप मतलब आपको जो मैंने क्वेश्चन कराया ना, ये जैसे मैंने कहा ये 1.5 आ गया,
अब इसको प्रूव करने के लिए आप साइड में एक क्वेश्चन और ले लेंगे ना अपनी मर्जी से कोई भी, और ये सेम फिगर जैसे मैंने क्या कहा था इस क्वेश्चन में मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, 1000 यूनिट की जगह 1000 की जगह 1500 कर दिया, आप 2000 कर देते तब भी क्वेश्चन में तो ये चीजें तो चेंज होती ही, वेरिएबल तो चेंज होता ही, क्योंकि 2000 मल्टीप्लाई बाय 7 करते, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आना था, इंटरेस्ट में कोई चेंज नहीं आना था, बट ये जो चेंज आता ना ये वाला, ये कितना आएगा 1.5 टाइम आएगा कंपैरिजन टू सेल्स। सर ये सिर्फ यूनिट्स चेंज करने से होगा, बाकी सब कुछ सेम रखना पड़ेगा ना, अगर सेम लाना है तो आंसर। बाकी तो सेम आएगा ये, बस बस बस, बाकी तो चेंज करोगे तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। यस सर। कोई अगर 7 ये हम रुपए की सब जगह वेरीफाई करेंगे। चेंज आएगा ना, कंट्रीब्यूशन भी चेंज आएगा उसका तो। यस सर। ठीक है, अभी इसके बाद दूसरा बता दूं फाइनेंसिंग लिवरेज का भी, उसका भी प्रूव करके देख लें एक बार। यस सर। अच्छा चल उसका भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अभी मैं सर इसमें थोड़ा पेपर सा में ये space करना पड़ेगा हमको या फिर ये जनरल है? नहीं करना है आपको, ये तो मैं एक एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ आपको। ओके। ठीक है, क्योंकि कभी यार होता है ना कि भाई हमने क्वेश्चन ठीक किया कि गलत किया, सर से पूछें एक बार जरा पेपर कैसा हुआ कि सर ये क्वेश्चन मैं कराया ये ठीक है गलत है, आपने मुझसे नहीं पूछना ये क्वेश्चन, आप अपने आप से पूछेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें दूसरा। यस उसके बाद ऑपरेटिंग के बाद दूसरा कौन सा था हमारा, फाइनेंसिंग लिवरेज। यस सर, फाइनेंसिंग लिवरेज। ठीक है, ये है ना फोन बड़ा मुश्किल हो जाता है एक हाथ से फोन पकड़ना। फाइनेंसिंग लिवरेज परसेंटेज, इसका ये दिख रहा है सभी को, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईपीएस। ठीक है, ओके। अब इसमें पिछले क्वेश्चन में आ जाइए, ईबीटी में चेंज देखिए जरा कितना है। मेरा ईबीटी था 1800 था, आपका ईबीटी कितना था 3300, तो दोनों का डिफरेंस हुआ 1500। 1500 को ऊपर रखो, लास्ट ईयर का ईबीटी 1800 नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाई कर दो 83.33%। ये मैंने ऊपर रख दिया। ओके, अच्छा ईबीआईटी में चेंज तो ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 75 इसी क्वेश्चन का, ईबीआईटी का चेंज तो निकाल ही लिया था अभी हमने। सर यस सर। कितना था 75 नहीं अभी हमने निकाला था 75। अब इसको डिवाइड करके आंसर बता सकते हो, इसका डिवाइड करके आंसर बताओ। 1.11। अच्छा आपका 1.11 है। अच्छा मुझे ये बताओ जरा हमारा आंसर क्या था उस टाइम, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज का जो सर ने निकाला था 1.11 ही था सर, यही था। क्या आपने मुझे पूछना पड़ेगा सर क्वेश्चन ठीक किया कि गलत हमने? नो सर, नहीं पूछना। तो फिर ये सर फाइनेंसिंग लिवरेज था ना? यस फाइनेंसिंग लिवरेज था सर। सेम फिर ये डीओसी वाला भी सेम होगा सर, ऐसे कंबाइंड में भी हो जाएगा ना सर? हाँ कंबाइंड का तो जरूरत नहीं है ना, कंबाइंड तो दोनों को मल्टीप्लाई करना, उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, वो तो कोई हाँ, फॉर्मूला ही नहीं है वो तो। सर फाइनेंशियल में जो नॉमिनेटर है सर उसमें ईपीएस लिखा हुआ है सर, वो मिसप्रिंट है या सर ईपीएस भी ले सकते हो? अरे ठीक है, बस वो उसको ईपीएस भी बोल देते हैं कुछ लोग, कोई बात नहीं, वो ईपीएस मान लो आप उसको। ये थी आपने ईबीटी लिखना है, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, वो हाँ ध्यान रखें आप, इसको ईबीटी मान के चले आप। सर एक डीटीएल भी होता है क्या? क्या होता है? डीटीएल क्वेश्चन पेपर में बता रहा है। डीटीएल का मतलब ये टोटल लिवरेज की बात कर रहा होगा, कंबाइंड में उसको, कंबाइंड में अपनी लैंग्वेज में उसको कंबाइंड लिवरेज बोलता हूँ। वो टोटल बोल दिया होगा उसने, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब हम क्वेश्चन रीड करेंगे आप, अब आपका क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, ये मैं सेंड कर दूंगा। इसकी जो भी प्रॉब्लम हो इस वीक में आप कभी भी होली के बाद मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम रीड कर रहे हैं वो वाला क्वेश्चन। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो सभी स्टूडेंट एक बार। यस सर, निकाल लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर
3 जो है वो क्या कहता है, एक लिवर्ड कंपनी है। लिवर्ड कंपनी की पहचान फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अभी भी हो सकता है किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लिवर्ड फर्म का मतलब होता है जहां पे मेरे सोर्सेज के अलावा बाकी दूसरे लोगों के भी फाइनेंस लगे हुए हैं, उसको कहते हैं लिवर्ड फर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं हूं कंपनी का ओनर और मुझे कहते हैं इक्विटी शेयर होल्डर, सोर्सेज लगे हुए हैं। अब अगर मैं डिबेंचर से, बैंक लोन से अगर मैं पैसा लेता हूं तो मेरी फर्म बन जाएगी लिवर्ड फर्म। और अगर मेरे खुद के पैसे लगे हुए हैं और किसी से मैंने पैसा उधार नहीं लिया तो ये हो गया अनलिवर्ड फर्म। ठीक है सर नहीं आया समझ में सर। देखिए, मैं कहता हूं आपने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, तो आपने अपना अपना पैसा लगाया, किसी से, मुझसे उधार नहीं लिया, आपने किसी से नहीं लिया उधार, सिर्फ आपका पैसा है, तो आपकी फर्म जो है अनलिवर्ड फर्म, यानी कि आपकी इसमें लिवरेज नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे के साथ साथ आपने कहा सर 10,000 रुपए आप भी उधार दे दो, मैं बाद में चुका दूंगी और इसके बदले इंटरेस्ट पे कर देंगे आपको, मैंने 10,000 आपको दे दिए, तो आपने अपने पैसे के साथ साथ मेरे पैसे और लगा दिए और फिर बिजनेस स्टार्ट किया आपने, तो दोनों को मिला के आपकी फर्म बन जाएगी लिवर्ड फर्म, यानी कि आपने अदर किसी दूसरे के पैसे भी बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिए। ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसा हम क्यों करते हैं? जब आपका बिजनेस बूम पे होता है, जब आपको लगता है कि यानी कि हमारी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है और हर प्रोडक्ट के साथ हम 15% प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो 10,000 का 15% का मतलब 1,500 रुपए मैं कमा रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि मेरा दोस्त है ना, वो कह रहा है कि मैं यार पैसे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो एक दिन मैं उसके पास पहुंच गया, उसने कहा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो मैंने कहा भाई तू कितनी उम्मीद करता है, तेरे को कहाँ से क्या मिले? तो उसने कहा कि यार मार्केट में बैंक दे रहा है मेरे को 6%, एफडी में डाल रहा हूँ तो 7% और जीपीएफ में डाल रहा हूँ तो 8.5%। ठीक है, तो मेरे को 8.5 से ज्यादा कहीं ऐसी जगह बता दे जहाँ सेफ भी हो और मैं पैसा किसी को दूं तो मुझे इंटरेस्ट भी अच्छा मिल जाए। तो मैंने कहा एक काम करो, आप मेरी कंपनी के डिबेंचर परचेज, मेरे डिबेंचर परचेज करोगे तो मैं आपको 10%, कुछ पूछ रहे हैं आप या मैं कैरी ऑन करूं? एक्सक्यूज मी सर, जीपीएस मींस? जीपीएफ ये आपका प्रोविडेंट फंड सुना है आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो ये प्रोविडेंट फंड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, वो अपना कुछ कंट्रीब्यूशन है ना उस फंड के अंदर डाल देते हैं वो। 9% इंटरेस्ट। हाँ 8.5 समथिंग होगा मेरे ख्याल से, 9 तो नहीं होगा उसका, 8.5 भी नहीं होगा, शायद 8.3 के अप्रोक्स होगा उसका। सर 8.25 है। 8.25 ना, वो 8.3 हो गया अप्रोक्स, मैं थोड़ा बल्कि पॉइंट हल्का सा ही ज्यादा बताया, ज्यादा नहीं है। तो अभी आगे चले? यस सर। ओके, तो मेरे 8.3% जीपीएफ पे मिल रहा है, तो मैं उसमें भी कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता, तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि 10,000 रुपए के वो जो आप लगाना चाहते हैं वो मेरी कंपनी में एज ए डिबेंचर लगा दो। मैंने 10,000 उससे लिए और उसको कहा कि 10 साल के बाद मैं ये पैसे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, मैं 5 साल के बाद रिटर्न कर दूंगा, हर साल आप मुझसे 10% इंटरेस्ट लेते हो। वही 10,000 रुपए मैंने अपने बिजनेस में लगा दिए और मैं बिजनेस से कितना कमा रहा हूँ? 15%। हर प्रॉफिट मतलब जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ उसका 15% मेरे को प्रॉफिट होता है। तो मेरे 10,000 का तो मैं 15 कमा ही रहा था। मेरे दोस्त वाले पे भी मैंने क्या किया, 10,000 का 15% कमाना शुरू किया, 10 उसको दे दिया, 5% अपने पास रख लिया। 15% मैं कमा रहा था, वो 5% जो मैंने अभी एक्स्ट्रा कमाया, वो दोनों को मिला के मैंने मेरे 10,000 पे 20 कमा लिया, बस थोड़ी स्मार्टनेस दिखाई बस मैंने। क्लियर है? क्लियर। ये अप्रोच है ना, मैं आगे समझाऊंगा, मैं चाह नहीं रहा था कि अभी इसको इतना डिटेल से समझाऊं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, आपने सुन लिया तो आगे मेरे काम आ जाएगी। ये अप्रोच मैं आगे कराऊंगा आपको, मतलब किसी और चैप्टर के अंदर, तो वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगी कि कब बिजनेस में पैसे, कभी फर्म में कौन सी ग्रोथ कर जाती है एकदम से, कौन सी डिक्लाइन पे आ जाती है। जिस फर्म के ऊपर ज्यादा प्रेशर हो जाता है वो फर्म डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। एक लिमिट तक ही डिबेंचर से पैसा लेना ठीक होता है, एक लिमिट के बाद अगर डिबेंचर एक्सेसिव कर दी जाए मार्केट में यूज, तो फिर उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है।
तो वो डिबेंचर वाली फर्म जो है ना लॉस में भी जा सकती है। ठीक है, ये आगे डिस्कस करेंगे हम। तो अभी क्वेश्चन करें, अभी हम थोड़ा सा देखिए, आपका लास्ट ईयर का क्वेश्चन कहता है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो है, इसका मतलब डेट और इक्विटी दोनों से आपने पैसा लिया हुआ है, तो इसकी पहचान होती है लीवर्ड फर्म की कि उसमें पैसा खुद का भी होता है और लोगों का भी होता है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ 2:1 का। डेट है आपके 10,000 करोड़ के, और जो हमारे खुद के पैसे हैं वो लिखा हुआ 100 करोड़ शेयर है, 10 रुपीज जिनकी फेस वैल्यू है, 50 रुपीज उसकी बुक वैल्यू है। तो 50, और अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो आपने देखो 50 मल्टीप्लाई बाई करेंगे आप शेयर को 100 करोड़ को, तो आपका अमाउंट आ गया 5,000 करोड़। तो यानी कि शेयर जो है 5,000 करोड़ के हो गए और डेट आपके 10,000 करोड़ के हो गए, रेशियो बन गया 2:1। क्लियर हो गया? 10,000 करोड़ के डेट हुए ना इसने, डेट दिए हुए 10,000 करोड़ के मिल गए आप सभी को। यस सर। अब इसके बाद जो है आपके शेयर्स की मैं बात करूं तो कोई आपसे पूछे कि शेयर्स कितने हैं, तो शेयर्स तो आपके 100 करोड़ ही हैं, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू अगर देखेंगे तो बुक वैल्यू उसकी, मतलब आपने जब इशू किया था कभी उसको पहले तो वो 10 रुपए का था, लेकिन आज धीरे धीरे प्रॉफिट कमा कमा के आपकी जो है ना ग्रोथ जो है वो कितनी हो चुकी है, उसकी वैल्यू 10 की जगह 50 रुपए हो चुकी है बुक वैल्यू। यानी कि आपने इतनी एसेट्स बढ़ा ली, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। आपने ये वर्ड सुना होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, हम कोई बात नहीं डिस्कस कर लेंगे इसको हम। तो ये हमारे पास जो है ना आपका 100 करोड़ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो आपका हो गया 5,000 करोड़ सर। ठीक है, आपके इक्विटी शेयर होल्डर हो गए 5,000 करोड़ के, और डेट्स कितने के 10,000 करोड़ के, तो डेट इक्विटी रेशियो कितना हो गया 2:1। भाई 10,000 ऊपर रखो 5,000 नीचे रखो, रेशियो क्या बन गया? यस सर। 2:1 बन गया। इसके बाद नीचे में इंफॉर्मेशन है, इसने 2 ईयर दिए हुए हैं आपको, एक 22-23, एक 21-22। मैंने भी आज जो क्वेश्चन कराया उसमें मैंने जानबूझ के आपको इस तरीके का क्वेश्चन कराया कि एक ईयर मैंने किया, एक आपने करके देखा। तो इन दोनों ईयर को आप अपने सामने रखेंगे तो सेल्स आपकी 5,000 करोड़ है, एक बार 4,000 करोड़ है, तो आप 2 सेल रख लेंगे। आप किस तरीके से करेंगे, जिस तरीके से यहाँ देखो आपने 10,000 लिखा हुआ था ना मैंने, और फिर 15 आपने यहाँ किया, तो आप यहाँ 5,000 मान लो, यहाँ 4,000 सेल लिख लो। समझ आ गया? लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, जैसे मैंने 7 रुपीज पर यूनिट माना था, आप पहले वाले केस में कितना मानोगे? 3,000 करोड़ लेस कर देना। दूसरे वाले में कितना लेस करोगे? 2,005 करोड़ लेस कर देना। 500 यस। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन आने के बाद फिर अगला स्टेप मैंने क्या सिखाया आपको, इसमें क्या लेस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। मैंने कहा था डेप्रिसिएशन के नाम से भी होता है, तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है डेप्रिसिएशन? 500 करोड़ इस साल, 500 करोड़ नेक्स्ट ईयर, दोनों में सेम आ जाएगी। दोनों में 500 लेस कर देंगे। हाँ 500 लेस कर देना। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? EBIT, दोनों साल का EBIT आ जाएगा। यस सर। यस सर। दोनों साल का EBIT आने के बाद उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? देखो क्या लेस करना है, मैंने बोला था इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना लेस करोगे? देखो कितना लेस करोगे? 10,000 करोड़ लिखा हुआ क्वेश्चन में ऊपर, उसका 7% कितना हुआ? 700। वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट है तो सही, COGS को क्या बोलेंगे? यस, COGS का मतलब क्या होता है? मैंने तो एग्जांपल भी बताया था आपको, सेल माइनस COGS करते तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं इसको, कंट्रीब्यूशन को। बोला था? यस सर, ग्रॉस प्रॉफिट। ये वही तो है। COGS का मतलब वेरिएबल, COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसको बेचोगे, तो बनाओगे तो वेरिएबल तभी तो लगती है जब बनाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे लेते हैं हम। इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में कितना हो गया? 700 करोड़ दोनों के केस में, क्योंकि आपके डेट्स तो चेंज नहीं हो रहे क्वेश्चन में। तो जब आपके 700 आपके दोनों आ गए, उसके बाद आप क्या करेंगे? EBIT में से लेस करने के बाद जो बचेगा, अब टैक्स की रेट क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपके पास? 25%। 25%। वेरी गुड। जो बचेगा उसका 25 दोनों में लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा? EAT आने के बाद तो 45 लगाना है आपने, बस हो गए आपके 12.5 मार्क्स। कितना क्वेश्चन है? ओके सर, ये हमें दोनों ईयर के लिए निकालने होंगे, DOL DLF के निकालने पड़ेंगे। दोनों ईयर का अलग अलग ना सर? बिल्कुल बुक अलग वैल्यू और अलग। फेस वैल्यू में डिफरेंस क्या है? बुक वैल्यू और फेस वैल्यू पे डिफरेंस क्या है? देखिए अब
आप यूँ समझे कि आज मार्केट में आपकी जब कंपनी न्यू आती है तो आपने अपने शेयर की वैल्यू रखी 10 रुपए। ध्यान से सुन लेना, सभी काम की चीज है। 10 रुपए आपने रखी, भाई मार्केट में आप ओपन सबको बोलते हो कोई भी आदमी हमारा शेयर खरीदना चाहता है 10 रुपए का खरीद लो। अब आपने इस साल बहुत सारी मेहनत की तो आपको सपोज करो 20 रुपए का 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डिपेंड करता है कंपनी एक्ट पे कि कितना % आप बांटोगे डिविडेंड के रूप में और कितना अपने पास रखोगे। अब आपके पास हुआ क्या कि आपने सोचा कि 5 रुपए डिविडेंड बांट देते हैं, 5 रुपए अपने पास रख लेते हैं, और 5 रुपए रख लेते क्या उसकी कोई एसेट्स ही तो खरीदोगे, कैश थोड़ी रखोगे कंपनी में। तो अब आपकी एसेट जो 10 रुपए थी वो कितनी हो गई? 15। आपकी जो एसेट 10 रुपए की थी, आपने कोई शेयर 10 का बेचा था, 10 पे 10 रुपए प्रॉफिट और कमाया तो टोटल 20 हो गया आपका। 5 आपने बांट दिए तो 15 बचा आपके पास। हाँ जी, हाँ। तो 15, तो अब आपकी बुक वैल्यू क्या हो गई? 15 रुपए हो गई। सर ये आपने स्टार्टिंग में जो बताया था ये सर ये रेशियो दे रखा है डेब्ट इक्विटी रेशियो, और ये सर आपने 5000 करोड़ को कुछ डिवाइड करा था सर, वो रिपीट कर देना एक बार। डेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 10,000 करोड़ दे रखा है, ये क्लियर है? यस सर। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट तो 10,000 दे रखा है इसने। यस सर। अब अपने को इक्विटी ढूंढना है। इक्विटी नीचे लिखा है 100 करोड़ लिखा है, यानी कि 100 करोड़ शेयर है आपके पास। और एक शेयर कितने का है क्वेश्चन में? तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? बुक वैल्यू से। क्योंकि वो शुरुआत में जब कभी 10-15 साल पहले आपने शेयर इशू किया था तब तो उसका 10 रुपए वैल्यू थी, लेकिन आपने प्रॉफिट कमा कमा के इतनी एसेट्स बढ़ा ली कि उसकी आज के दिन वैल्यू जो हो गई ना मार्केट में, वो हमारी बुक के हिसाब से 50 रुपए है। उसकी रियलाइजेबल वैल्यू तो और भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, लेकिन हमारी बुक के हिसाब से वैल्यू जो है उसकी कितनी है? 50। तो सर इसमें कोई रोल नहीं है? हैं? इसमें सर फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए दी है। हाँ, फेस वैल्यू का कोई रोल नहीं है। फेस वैल्यू का रोल उस दिन था जिस दिन आपने इश्यू किया था। ओके सर, ठीक है, मैं आपको फिर फेयर रिपीट कर वैल्यू रहा कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर जो हम हूँ। सेल वैल्यू जो है ना, जब कंपनी स्टार्ट होती है, अर्जेंट शेयर वैल्यू। कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी मार्केट में नया शेयर लॉन्च करती है तो वो अपना एक प्राइस डिसाइड करती है, ठीक है, जिसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है, वो हो सकता है 10 रुपए का तो 10 में भी बेचे, 20 में भी बेचे, 50 में भी उसको सोल्ड करे। तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो होता है उसको बोलते हैं प्रीमियम, एट प्रीमियम। मतलब अगर आप 10 रुपए का शेयर, आपकी वैल्यू अच्छी है तो आप 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में बेच सकते हो, 90 रुपए एक्सेस पे। तो 90 रुपीज आपको प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब आपकी जो एक्चुअल वैल्यू है जो शेयर की, वो है फेस वैल्यू। जब आप इशू करते हो तो इशू प्राइस बोलेंगे। जब धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ करती है तो ऑटोमेटिक उस शेयर की जो वैल्यू कंपनी में बन जाती है, मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन असेट्स, आपके असेट्स बढ़ने की वजह से, तो उसकी वैल्यू बन जाती है, उसको कहते हैं बुक वैल्यू। और एक होती है जितने में शेयर मार्केट में बिक रहा है, उसको कहते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो जितना आपकी असेट्स बढ़ती जाएगी आपकी बुक वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर जैसे हमने क्वेश्चन में लिखा है सेल प्राइस, तो सर इसमें जो लिखेंगे हम 10 वाला लिखेंगे या 50 वाला लिखेंगे? मतलब सेल प्राइस जो होगा। सेल प्राइस तो आपको क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, सीधी सेल्स दी हुई इसने। तो प्राइस कहाँ लिखा हुआ आपके क्वेश्चन में? मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी। सर जैसे नंबर ऑफ सेल दिया हुआ ना, सेल देखो आपकी 2 साल की सेल दी हुई है, एक 5000 करोड़ दी है। आप ये देखो, जहाँ मैंने 10,000 लिखा था ना, यहाँ एक में 5000 करोड़ लिखा, 5000 करोड़, दूसरे में लिख दो 4000 करोड़। सर मैं ये कंफर्म करना चाह रहा था, जैसे हम फेस वैल्यू और यहाँ पे शेयर की जो वैल्यू बुक वैल्यू दे रखी है, सर अगर ये नंबर ऑफ यूनिट देता हमको, तो हम सर इसको जैसे करते क्वेश्चन को सेल निकालने के लिए, तो सर कौन सा वाला इसका अमाउंट हम यूज करते हैं, बुक वैल्यू वाला या फिर फेस वैल्यू? आप है ना, शेयर को और नंबर ऑफ यूनिट को क्लब मत कीजिए। शेयर अपनी जगह है, शेयर तो लास्ट में काम आएगा आपका। शुरुआत में आप नंबर ऑफ यूनिट दिएगा तो नंबर ऑफ यूनिट ऊपर लिखो, और एक नंबर ऑफ यूनिट की वैल्यू देगा तो उसका मार्केट प्राइस और इससे क्या संबंध होता है फेस वैल्यू से? क्या किसी प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि यानी कि पेन जो है 5 रुपए का
बुक वैल्यू दिखा रहा है और मार्केट में आप उसको बेचो 10 का दिखा रहा है और फेस वैल्यू उसकी 3 की, ऐसा थोड़ी होता है। पार्ले जी के बिस्किट 5 का, तो वो कंपनी ने जब प्रिंट कर दिया तो वो 5 का ही रहेगा, वो थोड़ी कम ज्यादा होता है। जी सर। प्रोडक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, ये तो शेयर के केस में है ना। शेयर तो कंपनी की, मतलब आप यूं समझो ना, हमारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है सर वैसे बुक वैल्यू के हिसाब से कंसीडर किया जाता है उनको। बिल्कुल वैल्यू के हिसाब से, वो इसलिए ना बेटा, क्योंकि देखो आपने 10 रुपीज के हिसाब से उसकी फेस वैल्यू थी, ये तो वो तब थी ना। अब आप ऐसे समझो, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने 1981 में 1981 में मैंने एक प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है। आज आप मेरे से वो प्रॉपर्टी खरीदने आए, आपने कहा सर 1 लाख की खरीदी थी, 1 लाख रुपए पकड़ो, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, मैं दे दूंगा? नो सर। नहीं। उसकी वैल्यू हो सकता है 100 करोड़ हो गई हो, क्या पता, मैंने बहुत प्राइम लोकेशन पे खरीदा उसको, तो उसकी बुक वैल्यू क्या हुई? 100 करोड़। सर जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो मेरी एसेट करोड़ है, मैं 1 लाख थोड़ी बोलूंगा उसको। 1 लाख जिस दिन मैंने खरीदी थी ना, तब थी उसकी फेस वैल्यू 1 लाख, तो 10 रुपए का शेयर वो उस दिन था जिस दिन हमने इश्यू किया था। बुक वैल्यू का मतलब आज के दिन उसको कंसीडर कर रहे हैं हम, तो कितनी में हमारी मतलब मार्केट की वो उसकी प्रेजेंट में जो बुक वैल्यू है वो 50 रुपीज है। यस, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 50 रुपीज है। सर ये DTS है। हाँ बोलिए। DTL जो हम यहाँ निकाल रहे हैं DOF, am I audible sir? हाँ थोड़ा सा आवाज आ रहा है बेटे, बट है ना आपकी आवाज में अब भी प्रॉब्लम। या तो आप मुझे एक काम कर लेना, थोड़ी देर में ना, मतलब ये ऑन ऑफ होने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा क्या पूछना। बाकी बोलो आप, अगर समझ आ गया तो मैं रिप्लाई करता हूँ अभी आपको। सर हम जो ये आंसर्स निकाल रहे हैं टाइम्स में, ये टाइम्स ऑफ प्रॉफिट है, यानी कि जैसे हमारा पहले क्वेश्चन में जिसमें हमने 10,000 यूनिट लिया, सॉरी 1,000 यूनिट लिया था, उसमें 1260 प्रॉफिट आया था हमारा। तो जो हमने इसमें जो डी 1.5 वो टाइम्स तो निकाला था, रुपीज में ही है। 1260 तो रुपीज में है प्रॉफिट, ये EAT तो ये तो रुपीज में। बात करिए DOL और जो निकाल रहे हैं डिग्रीज टाइम्स में निकाल रहे हैं, तो टाइम्स ऑफ किसके टाइम्स निकाल रहे हैं? इसका मतलब ये होता है कि यानी कि कंट्रीब्यूशन के, आप ये समझिए, आप ये जो टाइम्स है ना, ये सिर्फ इसलिए निकाले जाते हैं कि हम कंट्रीब्यूशन को EBIT से कंपेयर करके देखें तो हमारा कंट्रीब्यूशन EBIT के कंपैरिजन में कितना है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था मैंने आपको, फिर ध्यान से सुनो एक बार, देखो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए मैंने दोस्त से अभी पैसे लिए थे ना, तो मैंने 15% प्रॉफिट कमाया, 10% कमाया, 15 कमाया, 15 कमा के मैंने उसको 10% दे दिया, तो 5% प्रॉफिट मैंने एक्सेस लिया ना, तो मैं 15% मेरे से कमा रहा था, लेकिन दोस्त के पैसे लेने की वजह से वो बढ़ के कितना हो गया, 20% हो गया मेरा। 15 तो मेरा खुद का, 5 मैंने उस वहां से जनरेट कर लिया। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन को EBIT के कंपैरिजन में, यानी कि जब कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो EBIT भी तो बढ़ेगा, इसी तरीके से EBIT बढ़ेगा तो EBT भी बढ़ेगा। तो वो कितना टाइम्स बढ़ेगा, इसीलिए तो मैंने वो नीचे प्रूव करके दिखाया था आप लोगों को उस टाइम। और ये सारा किस पे डिपेंड होता है? एक और सेल पे डिपेंड करता है। रिलेटेड नहीं है, बस सर आपने स्टार्टिंग में कहा था कि डेप्रिसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट है डेप्रिसिएशन, बट डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर वरी होता है ना, तो उसको हम फिक्स्ड कॉस्ट में कैसे कंसीडर करते हैं? बिल्कुल नहीं करेंगे, आपकी बात से मैं एग्री हूं, लेकिन क्वेश्चन का क्या करें? क्वेश्चन में अगर उसने 500 दोनों साल दिया हुआ तो आप उसको क्या मानेंगे? और उसने SLM मेथड दिया तो आप उसको क्या मानेंगे? मेरी बात सुनने ध्यान से एक बार, फिर उसके बाद आप पॉइंट पे आते। मैं वही बता रहा हूँ बेटे, आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे ना तो फिर मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा आपको। अभी क्वेश्चन की तरफ से ध्यान दीजिए आप। SLM मेथड है तो आपके लिए क्या वो डिफर करेगा डेप्रिसिएशन? नहीं। तो आपने ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि सर SLM मेथड में, तो आपने रिटर्न डाउन ले लिया पहले ही। सर प्रैक्टिकल में तो हम
रियल लाइफ में जब आप जाएंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन है ना, जितने तरीके से, मतलब मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 80% आपकी हेल्प करेंगे, 100% तो रियल लाइफ में ये चीजें आपकी हेल्प नहीं करेंगी। जैसे होता है ना कि कोई सब्जेक्ट आपने थ्योरेटिकल पढ़ लिया, रियल लाइफ में जाओगे ना तो 100% ही डिफरेंस मिलेगा आपको उसका। यस सर। अभी जैसे मैं कोई भी चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ जितनी भी चीजें मैं अभी बोल रहा हूँ, कुछ एक्सेस भी चीज मैं बता देता हूँ बीच में, तो 80% कहीं ना कहीं रियल लाइफ से ये कोरिलेट करेंगे, बट 20% डिफरेंस आएगा। क्योंकि जहां पे आज हम डेप्रिसिएशन एसएलएम मान लेते हैं, जहां मन में है वही मान लेते हैं, बट रिटर्न डाउन आएगा तो नेचुरल सी बात है वो आएगा डिफरेंस। क्यों नहीं आएगा फिक्स कॉस्ट में? क्या फिक्स कॉस्ट का एक एग्जांपल आप, ये तो बहुत दूर चले गए आप, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको फिक्स कॉस्ट का। फैक्ट्री का रेंट इस साल मान लीजिए 200 करोड़ है, अगले साल क्या मेरी फैक्ट्री का 200 करोड़ रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा 10%? होगा सर, होगा इंक्रीज तो होगा। ये तो क्वेश्चन समझाने के लिए आपको करता हूँ। वैसे आप मुझसे क्वेश्चन के बाद कुछ भी पूछे, पर्सनल वो पूछ रहे हैं तो आप पूछिए, कोई इशू नहीं है, उसमें बिल्कुल होगा चेंज इन फिक्स कॉस्ट, तो आएगा आपका, आएगा क्यों नहीं? वेरिएबल कॉस्ट में भी चेंज आएगा। ये 7 का मतलब 7 थोड़ी रहेगा, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हो सकता है जब आप बड़ी क्वांटिटी में, कोई ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सस्ता भी पड़ सकता है आपको। सेल का भी एग्जांपल दिया था मैंने कि मार्केट में डिमांड बढ़ गई तो 10 रुपए थोड़ी बेचेंगे आप, 11 में भी बेच सकते हैं आप, सेल्स प्राइस में भी चेंज आ सकता है आपका। तो इन क्वेश्चनों को क्वेश्चन की तरह पढ़ेंगे तो ये ऐसे ही पढ़ेंगे, और जब आप रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे तो डेफिनेटली इसमें आपको चेंज मिलेगा 100%। अभी क्लियर हुआ सभी को? यस सर। क्या आप कर पाते हैं ना जो लास्ट ईयर का पेपर है? यस सर, हो जाएगा। ओके, तो अब है ना क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 2 मैंने करा दिए। नेक्स्ट क्लास में जब ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास होगी, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर 5th करेंगे, फिर 1 जो बचा हुआ था वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो रिवाइज करा के उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? ओके सर। तो आज की क्लास में वर्क थी, आपने जो किया तो आपको लगा ओके है सब? सर वेरी यूजफुल, वेरी ज़्यादा यूजफुल। अच्छी क्लास थी सर, बहुत अच्छी क्लास बहुत थी। अच्छे। थैंक यू सो मच। तो अभी है ना, कल की तो आई थिंक नहीं है ना ऑफलाइन क्लास? नो नहीं सर, सर, सर नेक्स्ट संडे है। ओके, तो अभी मैं एक काम करूंगा, ये दोनों जो मैंने पेपर अभी किए हैं, एक क्वेश्चन तो खैर आपने ही किया है, एक क्वेश्चन में ये और ये